डर पता चला तभी हिम्मत पता चली, सीने की आग सीने की ताकत पता चली। मेरी मदर मेरी सबसे बड़ी चीयर लीडर थी। मुझे सबसे इनिशियल मेमोरी उनकी यही है कि ना मेरे को चढ़ा रही थी जब उनकी डेथ हुई। देन मतलब मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बंद हो गया। फंक्शंस होते थे तो सर व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द आइडिया कि वो कार में बैठता था और पूरी एनर्जी चाहिए था कि मुझे शादी करनी थी somebody who had a normal childhood, पेड़ों से गिरा हो, बेड पे आग लगाई हो, जो भाई साहब कर चुके हैं। one of my cousins like अगर तूने उससे शादी नहीं की तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मतलब डैड फाइंड्स अ son, प्रेगनेंसी मतलब एक्टिंग करता। दिल्ली का एक थिएटर स्टेज है और वहाँ पर एक नाटक होने वाला है। नाटक दिल्ली के एक बड़े मशहूर थिएटर ग्रुप अटेलियर का है। बहुत से नायक नायिकाएं उस नाटक का हिस्सा हैं। शो का समय है शाम के 7 बजे, दिन है शनिवार। सभी लोग अपनी रिहर्सल्स में लगे हुए हैं। कोई डायरेक्टर से बात कर रहा है, कोई एक्टर आपस में बात कर रहे हैं कि इन्हीं नायक नायिकाओं में से एक नायक है जो बड़ा मस्तीला है, मस्त रहता है और आज उसने कोई ना खुराफात करने की सोची है। कोई कांड करने वाला है, वो छेड़खानी करने वाला है। नहीं नहीं, किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि अपने संवाद के साथ, अपने डायलॉग के साथ, उस स्क्रिप्ट के साथ। खैर, नाटक शुरू होता है। शाम के 7 बजते हैं। पब्लिक आकर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठती है। सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, नायक नायिकाएं अपने अपने विंग्स में चले जाते हैं। सीन बाय सीन शुरू होता है, तालियां बजती हैं, ठहाके लगते हैं कि तभी क्लाइमैक्स आता है नाटक का। और जब नाटक का क्लाइमैक्स आता है तो ये जो नायक है ना, मस्तीला वाला, इसने क्या किया, अपने संवाद में कुछ अपने संवाद जोड़ दिए, कुछ अपने दिल की बातें जोड़ दी। आज उसे इजहार मोहब्बत करना है अपनी मन पसंदीदा नायिका से, पर उसे इस तरीके से करना है कि पब्लिक भी ना समझ पाए, डायरेक्टर भी ना समझ पाए और को एक्टर भी ना समझ पाए। बस फिर क्या है, संवाद शुरू होता है, वो अपनी लाइनें जोड़ता है, खूब तालियां बजती हैं, ठहाके लगते हैं। डायरेक्टर कहता है क्या एक्टर है, को एक्टर्स कहते हैं कितना गजब का इम्प्रोवाइजेशन किया है। पर वो नायिका समझ जाती है कि ये सब कुछ उसके लिए था। और नाटक के इस क्लाइमैक्स से 2 जिंदगियां एक होने की राह पर चल पड़ती हैं। तो दोस्तों, जिस नायिका के लिए इतना सब कुछ किया गया, इतनी क्रिएटिविटी दिखाई गई, तो कोई वो नायिका कोई आम तो नहीं होगी ना। उस नायिका में कुछ तो बात होगी। ये नायिका उन नायिकाओं में से नहीं है जिसको किसी एक्टिंग के कीड़े ने काटा है, बल्कि, और अगर मैं ये कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं जिनको एक्टिंग का कीड़ा काटता है वो खराब या अच्छे नहीं होते, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। पर इस नायिका को क्रिएटिविटी, क्राफ्ट, कला सब विरासत में मिली है। और किससे मिली है? तो उसके लिए आपको मुनव्वर राणा साहब का ये शेर सुनना होगा कि चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मां देखी है। तो इस नायिका की जो मां थी वो स्वयं एक राइटर थी। वो किरदार गढ़ती थी, मिटाती थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस नायिका का कि 12 साल की उम्र में ही इस नायिका की वो जन्नत उस जन्नत में जाके मिल गई। कितना कठिन समय रहा होगा, कितनी दिक्कतें रही होंगी, कितना डर, फियर, एंजाइटी रही होगी, इनसिक्योरिटी रही होगी। और तब इस नायिका के पिताजी चट्टान की तरह आते हैं और इसका साथ देते हैं। शायद वो अपना दुख बांट भी ना पाए होंगे, शायद उनके अंदर क्या क्या चल रहा है वो कह भी नहीं पाए होंगे, क्योंकि उनकी 12 साल की बच्ची की भोली आंखों में एक इनसिक्योरिटी उन्हें दिखी और उन्होंने इस तरह उसको पाला पोसा, माँ बाप दोनों का फर्ज निभाया और एक बेहतर इंसान बनाया। इतना बेहतर बनाया कि आज ये नायिका जब स्वयं एक माँ है, एक 1.5 साल की बच्ची की माँ है, तो वो भी उस बच्ची को एक बेहतर इंसान बनाने में लगी है। ये नायिका केवल अपने परिवार की ही प्यारी नहीं है, ये नायिका केवल अपने परिवार की ही चहेती नहीं है, बल्कि अपने दोस्तों में भी बड़ी फेमस है। लोग इन्हें यारों का यार कहते हैं। ये ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, बड़े दिल वाली हैं। किसी ने मुझे बताया कि अलग सोच होने के बावजूद भी, अलग आइडियोलॉजी होने के बावजूद भी, व्यूज नहीं मिलते हैं उसके बावजूद भी, ओपिनियंस नहीं मिलते हैं उसके बावजूद भी, अगर इनके दोस्तों को जरा सी भी तकलीफ होती है तो सबसे पहले कोई खड़ा मिलता है तो वो ये
नायिका है जो हमें ये सीख देती है कि आपके पॉलिटिकल व्यूज़, आपके रिलीजियस व्यूज़, आपकी ओपिनियंस, आपकी स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से अलग हो सकती है, लेकिन वो किसी रिश्ते, किसी ह्यूमैनिटी से ऊपर नहीं हो सकती। ये नायिका उन नायिकाओं में से नहीं है जो अपने नायक के उतार चढ़ाव वाले समय में अपने सपने को पकड़े रहें। छोड़ती भी नहीं है, लेकिन थोड़े समय के लिए जब नायक को इनकी ज़रूरत होती है, परिवार को इनकी ज़रूरत होती है, बच्ची को इनकी ज़रूरत होती है, दोस्तों की इनकी ज़रूरत होती है, तो ये अपने पैशन को, अपने सपने को बैक बर्नर पर भी डालना जानती हैं। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि भैया होस्ट, तुमने पिछले 5 मिनट में कई बार नायिका, नायिका, नायिका कहा है। किसी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हो क्या? नहीं। अभिनेता, अभिनेत्री भी कह सकता था, एक्टर, एक्ट्रेस भी कह सकता था, पर वो सिर्फ पर्दे तक सीमित रहते हैं। वो सिर्फ स्टेज तक सीमित रहते हैं। नायक, नायिका असल जिंदगी में भी होते हैं। हो सकता है उनको समाज ने अभी वो ओहदा नहीं दिया है कि उनका नाम बड़े-बड़े पोस्टरों में आए, उनकी तस्वीरें बड़े-बड़े होर्डिंग्स में लगें, लेकिन वो अपने परिवार में, अपने यारों के बीच, अपने मोहल्लों में नायक हैं या नायिका हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत करते हैं अपनी सुपरस्टार का, अपनी इस नायिका का, ऋचा जी का। वाओ, वेलकम ऋचा जी। थैंक यू और सो मैं मच। आज ना इस सारी प्रथाओं को तोड़ते हुए वाह, आपको वेलकम करता हूँ। Thank लोग इसे you बाद में so देते much. हैं, मैं आपको पहले दे रहा हूँ। बहुत सुंदर है एंड तो ओह माय गॉड, और ये आपको क्योंकि हॉरर थ्रिलर पसंद है, ओह आई लव इट, तो इसके मुझे बारे में मैंने लगा। बहुत सुना था। थैंक यू सो मच, थैंक तो ऋचा जी, मुझे एक बात बताइए। मैंने आपके जितने जानने वालों से, चाहने वालों से, दोस्तों से बात की ना, तो सबसे बात करके मुझे यही पता चला, या उन्होंने मुझे यही बोला कि आप पागल हैं। आप कौन था? पागल हैं एक्टिंग के लिए। आपका पैशन इस हद पर है कि आप 7 मंथ्स प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी ट्रेवल करती हैं, शूट करती हैं, और मतलब ये क्या है? मतलब मुझे जानना था, ये कैसे आता है? ओह माय गॉड, आई थिंक इसका आंसर तो शायद मेरे पास भी नहीं। मैंने बहुत बार अपने अंदर खोजने की कोशिश की जी। कि ये कहाँ से आया, मतलब क्योंकि मैं बहुत ही शाय इंट्रोवर्टेड लड़की थी, अपनी माँ के पीछे छुपी रहती थी। मतलब बोलती थी उससे जाके बात कर लो, तो मैं ना बाहर भी नहीं निकलती थी। मैं उनमें से भी नहीं थी कि क्लास में कोई बोलता था तो हाथ खड़ा करती थी। इनफैक्ट मैं छुपती थी कि मुझे ना पकड़ ले, कि मुझे ना लोगों के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और मैं खड़ी होती तो एकदम लाल हो जाती थी। तो आई वॉज लिटरली लाइक दैट। पर मुझे बचपन से स्टोरी टेलिंग का बहुत शौक था। लाइक आपने मेंशन किया, मेरी मदर एक राइटर थी, मेरी नानी एक राइटर थी, मेरे मामा ने भी बुक लिखी हुई है, एंड मैं बचपन में भी किताब मतलब स्टोरीज लिखती थी और उनको इनैक्ट करती थी अपनी मम्मी और नानी के लिए। एंड मुझे लगता है कि दैट इज़ माई ओल्डेस्ट मेमोरी, कि मुझे शौक था। इनफैक्ट आपने मेंशन किया कि मेरी मदर एक्टर थी, वो मुझे बहुत बाद में पता चला। इनफैक्ट उनकी डेथ के बाद मैंने एक फ़ोटो देखी तो मुझे पता चला ये तो शेक्सपियर का प्ले कर रही हैं, यू नो, कॉमेडी ऑफ एरर्स कर रही थी वो। तो ये हमेशा से था, और जब तक मैंने इस पे एक्ट नहीं किया, इसने मुझे सोने नहीं दिया, इसने मुझे जीने नहीं दिया। आप जानते हैं मैंने नौकरी करी, मैंने बहुत पढ़ाई करी, पर एक पीछे एक वो था कि ये करना है। पर इसको जब तक मैंने किया, मैं एज़ अ पर्सन भी बहुत बदली, बिकॉज़ मैं स्टेज पे नहीं जा सकती थी, तो मैंने रेडियो पे काम किया कि मतलब एक्टिंग करनी है, अपना वॉइस डालना है। तो मैंने ऑल इंडिया रेडियो में सबसे पहले ऑडिशन दिया था, और सबसे पहले एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न में काम किया था। एंड मुझे अभी तक याद है, मुझे इसके अलावा डांस का बहुत शौक है, तो मैं डांस में हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। और मिरांडा में जब मैं पढ़ रही थी तो ड्राम सॉक के ऑडिशंस हो रहे थे, और मैं दूर खड़े होकर देख रही थी, पर मेरी हिम्मत नहीं थी क्रॉस करके उधर जाके वो ऑडिशन देने की। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बोला यार तुम गाना भी सीखा हुआ है, चल हम सिंगिंग ग्रुप में चले जाते हैं। तो ऐसे कर करके, पर आई थिंक हमेशा जो मुझे सबसे ज़्यादा डराता है ना, मैं उसको पता नहीं क्यों हमेशा मगर करती हूँ।
जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, मैं उसको ज़रूर करती हूँ और मुझे नहीं पता मैं क्यों करती हूँ। मैं बहुत करेजियस नहीं हूँ, मैं बहुत हिम्मत वाली नहीं हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट भी नहीं रही हूँ, पर मैं करती ज़रूर हूँ। और ऐसे करते-करते मैंने थिएटर फाइनली तब किया जब मैं वो इंसान बन सकी या थिएटर के थ्रू भी और बनी जो अपनी इस ड्रीम को पूरा कर सके। तो आई डोंट नो वेदर इट वाज़ स्टोरी टेलिंग और इट वाज़ इन माय जीन्स बट इट वाज़ देयर। ओके, क्योंकि आप जब ये कह रहे हो ना कि आप डरते थे, तो एक अभी मैं रिसेंटली किसी को सुन रहा था, एक बहुत बड़े हुँ। अच्छे शायर हैं इस समय, तो उनकी एक लाइन है कि जब डर पता चला तभी हिम्मत पता चली, हाँ। सीने की आग सीने की ताकत पता चली। तो बिल्कुल आप पर सूट करता है कि वो ना वो डर को ओवरकम करते हुए आपने वहाँ तक आप पहुँची और आज आप इतना कुछ कर रहे हो। मैं आपने ज़िक्र किया अपनी माँ का, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। मतलब मैंने जितनों से बात किया, जो मेरी रिसर्च रही, उसमें मुझे ये पता चला कि वो मतलब 12 साल अगर मैं सोचता हूँ ना, तो किसी भी बच्चे के लिए माँ-बाप का साया आपकी ना बनती हो, आपके अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हों, वो सब चलता है। पर वो रहना ना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जब आप 12 साल की थी, मतलब बड़ा बचकाना क्वेश्चन लग सकता है ये, पर जब आपको पता चला चीज़ें अब नहीं है, वो नहीं है, कैसा, मतलब वो क्या टर्न हुआ, क्या लाइफ में बदला? क्योंकि उसके बाद की ज़िंदगी, आपकी सफ़र, आपके फादर, आपकी मौसी, मतलब बहुत लोगों ने रोल प्ले किया। तो आप मुझे बताओ कि क्या मेमोरीज़ हैं आपकी अपनी माँ को लेकर? वो 12 साल से पहले, मुझे मालूम है वो याद रख पाना बहुत, पता नहीं होता है किसी के बच्चे के में नहीं होता है, बट फिर भी आप कुछ शेयर करो उनके बारे में। अ, सॉरी अगर आप अनकंफर्टेबल नहीं, हो नहीं, तो नहीं, मत नहीं, करना, बट बिल्कुल। फिर भी जितना आप बता सकते हो। मेरी मदर मेरी सबसे बड़ी चीयरलीडर थी। हुँ, मुझे सबसे इनिशियल मेमोरी उनकी यही है। मतलब आप सही कह रहे हैं कि बहुत कुछ शायद मुझे नहीं याद है, मगर मुझे ये याद है कि वो हमेशा मुझे इनकरेज करती थी। अगर मैं रेस जीतती थी तो वो मुझे गिफ्ट करती थी। मेरे पास अभी भी वो एक शर्लक होम्स की इलस्ट्रेटेड क्लासिक्स आती थी पहले हुँ, जब हुँ, मैं हुँ, हुँ। छोटी थी, तो उसमें लिखा हुआ था लव टू रिचा करके, शी यूज्ड टू गिफ्ट, या वो काम भी करती थी। तो कई बार एक बार मुझे याद है, मैं स्कूल से आके हम लोग डीडीए फ्लैट्स में बाहर में बैठी हुई थी, वो आने में 5 मिनट लेट हो गई थी, तो ना ऐसे करते हुए आई, तो मुझे इंस्टिंक्टिवली लगा कि मेरा फेस माप रही है, तो मुझे लगा ऐसे ही कुछ कर रही होंगी। फिर वो हंस के ना मेरे को चिढ़ा रही थी कि मेरा तुम्हारा मुंह ना मेरे हाथ से, मतलब बेसिकली मुझे हंसा रही थी। तो वो मुझे हमेशा पुश करती थी अचीव करने के लिए। मतलब उनकी, मेरी नानी ऐसी थी कि उन्होंने अपने सारे बेटियों बच्चों को पेंटिंग, राइटिंग, सिंगिंग, स्विंग, सबको ज़्यादा, सब बहुत अच्छे थे उसमें। सो मेरा बचपन ऐसा था कि मम्मी ने सबसे पहले भरतनाट्यम क्लास में डाला, जिससे मैं भाग गई क्योंकि मुझसे बैठक होती ही नहीं थी। तो मुझे अभी तक याद है कि मैं डीडीए फ्लैट्स में भाग रही हूँ, मेरे पीछे मेरी एक बड़ी फ्रेंड भाग रही है मुझे पकड़ने के लिए कि क्लास में वापस आ जा। फिर उन्होंने मुझे सिंगिंग सिखाई, उन्होंने मुझे आर्ट सिखाया। मैं शंकर्स में आई हैड वॉन अ थर्ड प्राइज ऑल्सो। मतलब तो मेरा बचपन ना काफ़ी इन सब चीज़ों से भरा हुआ था, हुँ, हुँ। बहुत और मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे और वो होने क्या वर्कहॉलिक होता थे, है? बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनका तो ऐसे होता था कि मुझे अभी तक याद है कि मैथ्स का कोई पहाड़, तो मैथ्स मेरे ना भगवान ही पल्ले ही नहीं पड़ती थी। वो पहाड़ा याद कराने में लगे हुए हैं और मुझसे हो नहीं रहा। तो मम्मी सेब लेके खड़ी, अरे कुछ नहीं होता, खाने दो, नहीं जब तक याद नहीं करेगी ये नहीं खाएगी। तो शी वाज ऑलवेज लाइक, एंड आई यूज्ड टू लव माय डैड, आई स्टिल लव माय डैड, बट माय मदर वाज द कम्युनिकेशन बिटवीन अस, हुँ, लाइक। हुँ। तो मैं उनके बहुत करीब थी, एंड शी वाज शी वाज एवरीथिंग फॉर मी। एंड जब उनकी डेथ हुई, देन मतलब मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बंद हो गया। मतलब मेरी नानी ने बहुत कोशिश की, मतलब अब अनफॉर्चुनेटली उस समय ऐसा हुआ कि मेरे फादर ने भी बहुत फेस किया। 1 साल पहले मेरे दादी जी की डेथ हुई, फिर मम्मी की हुई, कुछ साल बाद मेरी बड़ी बुआ की। तो ही ऑल्सो लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल, एंड आई एम श्योर वो अपने उससे जूझ रहे थे। एंड मुझे अभी तक याद है कि मम्मी की डेथ के बाद मैं और पापा ड्राइंग रूम में बैठे हैं, और आई डोंट थिंक वी न्यू कि हम एक दूसरे से कैसे बात करें, बिकॉज शी वॉज द सूत्र हुँ, बिटवीन अस। हुँ, हुँ। एंड
पापा और उनकी फैमिली व और इंजीनियर्स, एंड उसमें भी पापा को स्केचिंग का बहुत शौक है, पढ़ने का बहुत शौक है। मेरे जो बड़े पापा हैं वो बहुत अच्छा गाते हैं, बट उनकी फैमिली का फोकस थोड़ा करियर इंजीनियर बनो वैसा था। एंड ऐसा नहीं है, उनको नानी फोर्स करती थी तो पापा ने भी मुझे सिंगिंग क्लास में डाला, पर वो जॉब, ही वॉज अ सिंगल पेरेंट। हमारे पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था, दिल्ली में कोई नहीं रहता था, तो इट वॉज ओनली हिम एंड मी। एंड तो कई चीज़ें मैं कर नहीं पाई, मतलब जैसे सिंगिंग क्लास छोड़नी पड़ी, डांस क्लास वो पिकअप ड्रॉप करते थे, वो कब तक, मतलब एक बार बीच में छोड़ना पड़ा। तो और जो वो था ना एक कि जो इनकरेज करती थी, वो करती थी, वो मेरी ज़िंदगी से चला गया था इन अ वे। पापा का अपना वे था, बट माँ तो माँ होती है। कि पापा से बात कर रहा था तो इतनी एक ऐसी बात उन्होंने मुझे बोली ना, दिल मेरा एकदम क्या कहते हैं ना कि भर गया, और मैं ज़्यादा उनसे बात कर नहीं पाया। मैं जब उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि कभी कभी मन नहीं करता था फ़ोन उठाने का, कभी कभी मन नहीं करता था आपसे बात करने का, पर फिर लगता था कि फिर कौन करेगा बात। मतलब अगर मैं नहीं करूँगा एज अ फादर तो फिर मेरी बच्ची से बात कौन करेगा, कौन उसे समझाएगा या कौन उसे डायरेक्शन देगा। तो वो मतलब मैं उस चीज़ को, खैर मैं उसके आसपास भी नहीं हूँ, बट मैं उस चीज़ को इस तरह से देख पाता हूँ या ऑब्जर्व कर पाता हूँ या समझ पाता हूँ कि कितना मुश्किल होता है कि आपके अंदर ना बहुत कुछ चल रहा है और आपको बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ संभालना है, स्पेशली उस 12 साल के बच्चे को संभालना है और उसको एक लंबा सफ़र तय करना है। ऐसा नहीं है कि ठीक है अभी 4 साल के बाद हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। वो जब तक वो एक अपने जीवन साथी को नहीं ढूंढ लेती, उसके जीवन में कोई नहीं आ जाता, तब तक वो करना है। तो बड़ा मुझे मतलब बड़ी वो रॉक सॉलिड जैसी फीलिंग आई कि कितना कुछ उन्होंने सहा होगा, अंदर रखा होगा, और शायद वो क्योंकि आपके बीच में और आपके और आपके बीच में आपकी माँ एज अ वो ब्रिज थी, अब वो ब्रिज नहीं है, तो वो मुझे लगा। खैर मुझे ना शायद अब फिर से मैं यही बोलूँगा, अपनी रिसर्च में मुझे अपनी नानी के बारे में बताइए। मैंने बड़ा सुना है, नारायणी नाम था उनका। और आपकी माँ का नाम शायद शैलजा था। हाँ। तो एक्चुअली मेरी नानी का नाम कुसुम नारायण था। अच्छा। और उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो उनका पेन नेम उन्होंने नारायणी लिखा। आई थिंक उसका मतलब है नारायणी का एक्सटेंशन या ऐसे कुछ, बिकॉज मेरे नाना जी का सरनेम नारायण था। अच्छा। एंड नानी भी मतलब शी वांटेड टू राइट एंड शी वांटेड टू स्टडी फर्दर। लाइक हमारे दोनों साइड में, मम्मी और डैडी के साइड पे ना, पढ़ाई, एकेडमिक्स और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है। पर वो 10th स्टैंडर्ड तक ही शायद पढ़ पाई, फिर उनके ज़माने में तो और था, उनकी शादी हो गई है वो। बट मुझे बाद में मेरे मामा ने बताया कि मैं नाना अंडरस्टूड कि वो पढ़ना चाहती हैं, और वो मतलब दिल्ली, वो बताती हैं, बाराकंबा रोड पे रहते थे ये लोग। वहाँ से वो बनारस के घाट के वहाँ पे उन नाना का घर था, इंसेस्ट्रल, वहाँ पहुँच गई एंड जो भी उन्होंने सफ़र अपना तय किया, एंड देन नाना फिगर्ड आउट कि शी वांट्स टू स्टडी फर्दर। उन्होंने उनको पढ़ाया, एंड किसी को नहीं मालूम था उनको लिखने का शौक है। तो जो मुझे पता है, आई डोंट नो, मेरी मेमोरी का मेरे पापा भी बहुत मजाक उड़ाते हैं कि तुमको क्या याद है, तो ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था। बट जो मुझे पता है कि उन्होंने ना एक स्टोरी लिखी, एंड आई थिंक सरिता भेज दी। अच्छा। और वो छप गई, और को घर में किसी को बताना नहीं चाहती, तो उन्होंने नारायणी नाम लिख के भेजा। तो जब छप गई तो उन्होंने मेरी मदर को बताया, बिकॉज माई मदर वॉज द ओल्डेस्ट एंड वो उनके क्लोज थी। एंड देन माई मम्मी टोल्ड नाना जी एंड द होल फैमिली, एंड देन शी स्टार्टेड राइटिंग, एंड उन्होंने काफ़ी लिखा, और अब उनके नाम पे एक पुरस्कार भी है। और मैं और हर्षा उनकी स्टोरीज़ का एक पॉडकास्ट भी करना चाहते हैं, तो हमने शुरू किया है टू ब्रिंग हर स्टोरीज। बिकॉज जब मैंने स्टोरीज पढ़ी, आई वाज लाइक, ये तो बहुत प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, विडो रीमैरिज, जो पता नहीं किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। तो आई वॉज वेरी प्राउड दैट फ्रॉम बोथ माई पेरेंट्स आई कम फ्रॉम अ साइड हु आर वेरी, लाइक, अपनी थिंकिंग में बहुत ब्रॉड थे, बहुत लिबरल लोग हैं। हाँ, वो आप में भी झलकता है। क्यों? तो मैं वापस आऊँगा आपकी पैशन पे, आपकी एक्टिंग पे। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको बचपन से ही पता है उनको एक्टर बनना है, और वो उसी लाइन में चल देते हैं, है ना, या राइटर बनना है, उसी में हो जाता है वो। मैं ये कह सकता हूँ कि वो बहुत ज़िद्दी होते हैं, माइट बी राइट, या वो बहुत प्रिविलेज्ड होते हैं कि उनकी फैमिली से वो सब मिल रहा होता है उनको। पर आपने पहले इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दिया, फिर आपने LLB, फिर आपने इकोनॉमिक्स, और फिर पब्लिशिंग, फिर नहीं, बीच में लिटरेचर भी है, फिर पब्लिशिंग, और फिर जाके आपको लगा। तो मतलब ये जो पूरा ग्राफ है,
तो मुझे ये लग रहा था कि आपने कितना कुछ कर लिया, मतलब नॉलेज वाइज, ठीक है, तो एक ट्रिगरिंग मोमेंट होता है ना, कि यार अब ना इसको तो छोड़ना ही नहीं है, मतलब अब इसको पकड़ के रखना और इसी राह पे चलना है। वो कैसे हुआ, वो मुझे बताइए, वो इंसिडेंट क्या था, या कुछ ऐसा लगा, या आपने कोई वर्कशॉप की, या फिर क्योंकि जैसा कि हम क्रिएटिविटी के पर्सपेक्टिव से देखें, वो आपकी फैमिली का पार्ट रहा है, ठीक है, लिटरेचर हो, राइटिंग हो, क्राफ्ट कहीं ना कहीं बह रही थी, खून की रगों में ना, धमनियों में आपके बह रहा था। पर एक होता ना कि करना यही है, मतलब मुझे यही काम करना है, क्योंकि फैमिली में और कोई एक्टर है नहीं, राइट? तो और एक्टिंग बड़ी ना वल्नरेबल जॉब है, आपको हर समय ऑन टोज रहना पड़ता है, आपको पता नहीं कब कल काम मिले ना मिले, बहुत सी चीजें। तो वो ट्रिगरिंग मोमेंट क्या था कि आपको लगा नहीं इसको तो पकड़ के चलना है? आई थिंक मेरी लाइफ को ना मैं ऐसे देखती हूँ, एक नीचे था क्योंकि एक्टिंग ही करनी है, और एक ऊपर था जो बाकी सब जो भी आ रहा है मैं करती जा रही थी, क्योंकि मुझे एक्टिंग करने को नहीं मिल रही थी। एंड मतलब राइटली एक तो मैं आई वुड लाइक टू से, जो पापा ने फ़ोन वाला भी बोला, मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा को दिन रात सुबह शाम मैं जब कॉल करती थी वो फ़ोन उठाते थे, मीटिंग में होते थे तो बोलते थे मैं मीटिंग में रख देती हूँ, और मैं मीटिंग में क्या बोलती थी, पापा वो ना चूहा पकड़ लिया, मैं इसका क्या करूं? और मेरे पापा डायरेक्टर्स के बीच में बैठ के, बेटा ऐसा है, उसको उठा के ना वहाँ फेंक दो, तो वो अब हंसते हैं। पर जब मैंने खुद नौकरी करी ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई डोंट नो हाउ ही डिड इट, बिकॉज मेरे एक दो बार पापा का ऐसा मैं फ़ोन कर दूँ और वो वापस 4 बार एक साथ कॉल करते, तो मेरा बॉस मुझे ऐसे देख रही थी कि रखो फ़ोन, और यू नो, सो आई अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक अभी आई सी दैट इन माई हस्बैंड एज वेल, हर्षा। मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं उसको दिन रात शाम कभी भी कॉल करूँ ना, वो उठाएगा, चाहे वो कुछ भी कर रहा होगा, बोलेगा मैं 2 मिनट बात करूंगा। सो आई थिंक आई फाउंड दैट इन माई लाइफ पार्टनर ऑल्सो, बट माई फादर, अब जब आपने मुझे बोला ऐसे, अच्छा उनको ऐसे भी लगता ना, मुझे तो नहीं बोला उन्होंने, बट सो दैट आई वांटेड टू से। सो गोइंग बैक टू आपका क्वेश्चन, तो एक्टिंग तो मैं करना चाहती थी, बट लाइक आई सेड हमारी फैमिली में बहुत थ्रस्ट था, हम मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं, एंड मतलब एक्टिंग तो मतलब हाँ हाँ, मैं कहाँ समझ से बन सकता हूँ, मैं जाओगे समझ तुम सकता एक्टर, हूँ। मतलब हेलो। और मैं 90s की बात कर रही हूँ, मतलब उस समय ओटीटी नहीं था, थिएटर नहीं था, वीकेंड वर्कशॉप्स नहीं थे, या तो आप एक वीकेंड, बैरी जॉन तब हंसराज में ट्रेन करते थे, मतलब उस समय तो मीन्स और आउटलेट्स इतने नहीं थे, या तो आप ड्रामसॉक के पार्ट हो, या और मैं कालका जी एक्सटेंशन से नॉर्थ कैंपस पढ़ने जाती थी, अच्छा, 3 बसेस चेंज करके और वापस आती थी। तब मुद्रिका चलती थी और रेड लाइन ब्लू लाइन चलती थी, तो जो हम, और मैंने ऊपर से इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले लिया था, मत पूछिए क्यों। तो पॉइंट ये था कि हमारे घर में था, पापा का था इंजीनियरिंग करो, एमबीए करो, नौकरी करो, शादी करो, दैट्स योर स्ट्रेट लाइन, यू नो। तो एक्टिंग में बोलती थी तो हंसते थे कि तुम्हें भूतनी का रोल तो मिल ही जाएगा, है। मैं बोलती थी यार ये पापा यार, मैं बहुत सीरियसली आपको बता रही हूँ। बट फिर मैं भी ऐसा कुछ नहीं कर पाई ना वैभव, मैं खुद इतनी नर्वस, अंडर कॉन्फिडेंट, शाय लड़की थी कि मैं ऐसा है ना कि आप ड्रामेटिक करना चाहते हो तो करो ना फिर ड्रामा, तो मैं वो लड़की भी नहीं थी उस समय। तो जो स्ट्रेट लाइन था फिर मैंने वो किया, मतलब मैं इंजीनियरिंग भी नहीं करना चाहती थी, तो मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। एक बार मेरे पापा ने बोला इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लो, तुम्हारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो। नहीं मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके IIM से MBA करूंगी, मैं दुनिया को दिखाऊंगी मैं ऐसे पैसे कमा सकती हूँ। फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके मुझे लगा यार ये स्टैट्स में तो मैं पास नहीं हो सकती, कौन करेगा MBA। एंड मुझे उस टाइम भी लगता था कि बिना वर्क एक्सपीरियंस करे मैं क्या MBA करूँ, पर उस समय हमारे पास ये ऑप्शन नहीं थे। तो बेसिकली मैं करना एक्टिंग चाहती थी, पर मुझे ना रास्ता नहीं मिल रहा था, और मैं ऐसी रिबेलियस लड़की नहीं थी कि मैं पापा से लड़के बॉम्बे पहुंच जाऊं। और बॉम्बे पहुंच के मैं क्या करती, यहाँ फैमिली नहीं थी, कोई सर्कल नहीं था, और उस समय इंडस्ट्री वाज आल्सो यू नो लाइक, अब कास्टिंग एजेंट से क्या है, उस समय तो पता नहीं आप डायरेक्टर के पास जाओ, हाँ अलग था ना, सीन ही नहीं पता था हम लोगों को। तो मेरे फादर को भी था कि तुम जाओगी भी तो क्या, कैसे करोगी, क्या करोगी। तो मैं हमेशा से करना चाहती थी, तो मैं धीरे धीरे ना, मतलब जैसे मैंने आपको बोला मैंने रेडियो में काम किया, मैं डरती थी स्टेज पे खड़े होने से, पर मैं एमसीइंग करी, डिबेट्स में नहीं पार्टिसिपेट करती तो डिबेट की MC बनती थी, डांस करती थी, वो करती थी, डांस प्रैक्टिस किया, और कभी छोड़ा नहीं वैभव। मतलब पता नहीं मैं कैसे समझाऊँ, हाँ वो जैसे मैं आपको कहती हूँ ना, सपना मुझे सोने नहीं देता था। 1 साल और निकल गया, मैंने एक्टिंग नहीं करी, 1 साल और निकल गया। और मेरी मौसी वौसी बहुत इनकरेजिंग थी, कहती थी तुम ऑडिशन दो, ऑडिशन देने में मैं इतने सारे लोगों के सामने मुझे जज करेंगे, अंदर से एक वो फियर था। तो
ऊपर वाला मैं सब कर रही थी क्योंकि वो नीचे का रास्ता नहीं मिल रहा था। इंजीनियरिंग नहीं करी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लिया, सब कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के पैरेलल माना जाता था, इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाज अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस। एमबीए नहीं करना था तो एलएलबी कर लिया क्योंकि सारे लोग कर रहे थे। 3 साल प्रैक्टिस भी किया मैंने हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स में। फिर पता चला जज के सामने खड़े होकर बोलना पड़ेगा तो डर गई वो भी। फिर छोड़ो, फिर पब्लिशिंग में गई, वहाँ से लिटरेचर का रास्ता ढूंढा। फिर जब मैं 30s में पहुंची एंड तब मुझे वीकेंड वर्कशॉप तब होने लगे दिल्ली में। यू नो, लाइक यू डिडंट हैव टू लुक फॉर अ थिएटर डायरेक्टर, जो मेरे कॉलेज डेज में था। ऐसे ऑप्शंस हुए। तो जब ये हुआ तो मैंने बहुत उस समय ना नौकरी से ब्रेक लिया था। आपने बहुत हिम्मत करके पापा को बोला, और मैं हर साल पापा का दिमाग बहुत खाती थी, सबका खाती थी, मुझे एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। उन्होंने बोला ठीक है करो। तो इतने साल तो पापा ने नहीं बोला, उन्होंने बोला हाँ कैसे बोल दी, अब क्या करूँ। फिर उन्होंने बोला तुम करो। फिर मैंने बोला यार पापा मेरे से नहीं होगा, 4 लोग के सामने खड़े होकर एक्टिंग करनी पड़ेगी। एंड मेरे लिए ना समहाउ वैभव, मेरे पापा का सपोर्ट बहुत ज़रूरी था, उनका हाँ बोलना बहुत ज़रूरी था। एंड उनके हाँ के बिना ना मैं खुद नहीं करती थी। मैं इतनी रेबेलियस थी, पापा से नहीं थी। पापा से नहीं थी, उनका कहा भी नहीं करती थी। हाँ, लेकिन पर उनके हामी against मेरे में, लिए बहुत ज़रूरी थी। तो और उन्होंने उस दिन मुझे कहा कि बेटा तुम फेल हो के आओ, तो मेरी आवाज़ नहीं निकलेगी, तुम वापस आओ, मैं पैसे दूंगा और तुम जाओ। एंड दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप। और जब मैं गई तो फिर तो आप जानते ही हैं, फिर स्टेज पे आई एंड पर मैंने ऑन स्क्रीन ऑडिशंस भी इजीली नहीं दिए, 2 साल तक नहीं दिए कि वहाँ मुझे जज करेंगे। पहले ऑडिशन में गई, बॉम्बे से कोई आया हुआ था यहाँ पर दिल्ली के कास्टिंग ऑफिस में, उन्होंने देखा, बोला नॉट फिट और भेज दिया। मेरी हिम्मत टूट गई, बहुत हिम्मत करके गई थी, ऑफिस में कुछ बहाना मार के गई थी। और फिर मुझे 1 साल लगा कि वापस से हिम्मत करी जुटाने में और जाके उसे फेस करने में। और फिर आप एक्टिंग का जानते हो, तो वो था वैभव। एंड मुझे बहुत ट्रेनिंग का बहुत शौक था। मैं हर साल एनएसडी की वेबसाइट देखती थी पर मुझे मालूम था घर पे सपोर्ट नहीं है, तो एनएसडी की वेबसाइट देखती थी और सोचती थी काश मैं इसको कर पाती। बहुत मुझे ना मतलब पढ़ाई का बहुत शौक था, ट्रेन होने का बहुत शौक था। एक्टिंग ऐसे ही नहीं करना चाहती थी मैं। वो आप आज भी करती हो? मैं आज भी वर्कशॉप्स आप आज भी बहुत करती हूँ। रहती हो? वो अंदर से ना एक रहता है कि कुछ नॉट रह गुड गया, इनफ, कुछ और चाहिए। ये चाहिए, और ये अच्छा मैं क्रैक नहीं कर पा रही हूँ। और सबसे फीडबैक लेती हूँ, आपसे भी वैभव मैंने लिया हुआ है, मतलब मैं बहुत मानती हूँ जिन लोगों को। एंड अच्छा ये मुझे और करना है, अच्छा ये वर्कशॉप अच्छी है, लेट मी ट्राई, अपने आप को पॉलिश अप। और एक बार मैंने वर्कशॉप इसलिए भी करी कि वैभव, अगर वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है तो जैसे हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं ना हम तो ये बनेंगे जी, पर आप में है नहीं। बड़ा अपने आप को अब तुरम खा समझ रहे हो, बट एक्टिंग आती भी है। तो मैंने एक वर्कशॉप इसलिए भी करी कि मेरे में है भी, और उसमें इंडस्ट्री के लोग आए हुए थे। एंड तब मुझे पता चला कि नहीं, मतलब मैं कर सकती। इंडस्ट्री वालों ने भी बोला कि यार तुम कर सकती है, तो ठीक है लगे रहो और थोड़ा सा। तो इंडस्ट्री पर ही मैं आता हूँ। मैं एक वेब सीरीज देख रहा था, अब है, ठीक है, और उसमें आपका एक सीन आता है कुणाल खेमू के साथ है। कैसा था, कैसे वो मिला और कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो तब मैं बॉम्बे के लिए ट्राई करना शुरू किया था एंड वो ऑडिशन मैंने क्रैक किया और मुझे पता चला कुणाल खेमू की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी। उनके वो कौन सी मूवी थी पूजा भट्ट के साथ जो उनकी थी, जिसमें वो चाइल्ड एक्टर की तरह इंट्रोड्यूस हुए थे। अच्छा, जख्म। तो पहले वो ऑडिशन क्रैक हुआ एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यू नो, एंड 3 दिन का शूट मुझे बोला गया। तो पहली बार 1 दिन के शूट से मैं 3 दिन के शूट पे आई थी। एंड जब मैं पहली बार गई तो वैभव, एक तो मैं पहले फिर वापस वो सारा नर्वसनेस, जज, वो मैं साइड में खड़ी हुई हूँ, मैं पीछे से ना जो कास्टिंग वाले हो मुझे ऐसे वो डायरेक्शन दे रहे, थोड़ा आगे खड़े हुए हैं, मतलब मैं आगे खड़ी हो गई थी। फिर उसके बाद वो कुणाल खेमू आए तो भी उनको ऐसे देख के जा और वो बेचारे एम्बैरेस हो गए, वो स्माइल करने लगे। एंड बट द थिंग इज वैभव, वो इतने हम्बल और इतने अच्छे थे कि ही हेल्प्ड मी ड्यूरिंग द सीन। उन्होंने बोला अरे जैसे उसमें था ना इन्वेस्टिगेटर, तो उन्होंने बोला इन्वेस्टिगेटर का कुछ नाम होना चाहिए। पिछली सीरीज में क्या था, अच्छा आपके कैरेक्टर का, उन्होंने डायरेक्टर से बोला, तो उन्होंने मेरे कैरेक्टर को नाम दिया। फिर एक सीन आया तो ना वहाँ बड़ा डर लगता है ना सेट पे, वो बड़ा सा कैमरा और डीओपी कुछ बोल रहे हैं, डायरेक्टर कुछ बोल रहे हैं। तो मुझे ना कुछ समझ आया कि मुझे टर्न करना नहीं, मुझे ऐसे खड़ा होना है। तो कुणाल खेमू सर ने बोला कि आपको ना शायद मैम ऐसे टर्न करना है। बोला नहीं सर, उन्होंने ऐसे बोला है।
नहीं नहीं आपको टर्न करना है। मैंने कहा, अच्छा। फिर भी मैं टर्न नहीं हुई। फिर डायरेक्टर ने शुरू किया, कहते हैं मैम आपको टर्न करना है, तो मुझे देख रहे हैं। तो बट यू नो लाइक he really, as a newcomer, as somebody who just had a character role, he gave so much respect and he really helped me during the scene. मतलब पूरे उसमें उन्होंने कि आपको एक्नॉलेज किया, मतलब जैसे सीन पूरा प्ले आउट करता है। बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड मुझे बहुत मज़ा आया। 2 दिन शूट किया मैंने, एंड क्राइम सीरीज तो हाँ, वो तो आपकी सोने पे सोने सुहागा। पे सुहागा। मैं वापस आपके बचपन में जाता हूँ। मैं आपकी मौसी से बात कर रहा था और उन्होंने एक बात मुझे बोली, जो शायद मतलब किसी भी बच्चे के साथ हो सकती थी। वो बड़ी उन्होंने कहा जब आपकी मदर बीमार थीं, उनको शायद लंग का हाँ, लंग कोलैप्स हो गए थे लंग उनको। कोलैप्स हो गए थे और उन्होंने कहा कि मैं एक टाइम पर एक ऋचा ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन ने मुझे हिला के रख दिया। उन्होंने कहा, उसने पूछा कि मेरे दोस्त अब मुझे अवॉइड करेंगे? और और उन्होंने कहा, उन्होंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, जिस तरह भी उन्होंने समझाया हो आपको। पर उन्होंने कहा वो एक सवाल था फिर, जिसने मुझे थोड़ा-सा झंझोट के रख दिया अंदर से, कि एक 12 साल की बच्ची ये पूछ रही है, जब माँ बिल्कुल हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है और कह रही है कि आप मेरे दोस्त मुझे अवॉइड करेंगे। तो आई नो कि फिर से आपको मैं 12 साल में ले जा रहा हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए बार-बार। पर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या होता है जब बिना माँ के कोई भी बच्चा बड़ा होता है ना, तो वो कहते हैं समय से पहले मैच्योर हो जाता है। उसके अंदर मैच्योरिटी के ना वो अंडरस्टैंडिंग बहुत बनने लगती है ज़माने की, दुनियादारी की चीज़ों की। तो वो क्या था, मतलब वो क्यों क्वेश्चन अराइज हुआ? या एक होता है ना कि किसी ने स्कूल में कुछ कह दिया आपको, या कुछ ऐसा था, या फिर एक रैंडम आया कि एक्चुअली वैभव मुझे बिल्कुल मेमोरी नहीं है कि मैंने पूछा था। हाँ, उन्होंने जब ये चीज़ मुझे कही ना, तो मुझे भी लगा, क्योंकि मैंने कहीं सुना नहीं कि किसी ने जाके हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि मैंने ये किया था। इनफैक्ट मैं आपको जैसे पहले बोल रही थी ना कि मेरे कुछ चंक्स हैं जो मेरे को मेमोरी नहीं है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैं अपनी मदर इन लॉ को बोल रही थी कि मम्मी आई डोंट नो, मुझे कुछ चंक्स मेरी ब्रेन ने याद नहीं रखे हैं। एंड ऑनेस्टली वैभव आपको बताऊँ मैं कि जब मेरी मदर हॉस्पिटल में थी, कुछ साल पहले मैंने उनकी फ़ोटो देख ली जब वो बीमार थी, और मुझे याद नहीं था कि वो कैसी दिखती थी उस समय जब बीमार हो गई थी। मैंने फ़ोटो देखी और मैंने वापस रख दी, और फिर मुझे याद आया। तो मेरा ना वो जो फेज़ है ना, मुझे कुछ चीज़ें याद है और कुछ चीज़ें बिल्कुल याद नहीं है। पर जहाँ तक मैं स्कूल की बात करूँ, आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड जो मेरे दोस्त थे ना वैभव। मतलब एक इंसिडेंट मुझे याद है कि मम्मी की डेथ के बाद मैं स्कूल गई, एंड आई डोंट नो, मेरी एट्थ क्लास में थी मैं, और मेरी क्लास टीचर आई और उन्होंने क्लास में अनाउंस कर दिया कि ऋचा की मदर की डेथ हो गई है। पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस, और मैं ना ऐसे नीचे देख रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बस ये याद है, आई वाज जस्ट मतलब स्टन्ड और समथिंग। एंड सुरभिका जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मेरे बगल में आके बैठी। कुछ देर बैठी रही, एंड देन शी जस्ट नॉर्मली स्पोक टू मी, यू नो, एंड शी जस्ट, मुझे याद भी नहीं क्या बोला, कुछ बोला होगा कि तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। और उसके बाद मेरी फ्रेंड्स ने कभी मुझसे कुछ नहीं पूछा, यू नो, बट दे टुक केयर ऑफ मी। मेरे जो बचपन के दोस्त हैं ना, जो मेरा ग्रुप था, मतलब वैभव, मतलब फंक्शंस होते थे तो थैंक यू, फंक्शंस होते तो किसी की माँ साड़ी दे रही है। मेरी बेस्ट फ्रेंड एक और थी सुरभि, उसके घर से पोहा आता था तो मेरे लिए स्पेशली आता था। दे नेवर लेट मी फील एनीथिंग। मेरे जो क्लास के दो लड़के होते हैं, वो होते हैं, जैसे हमारा घर है, आंगन होता था, तो वो लोग आंगन के गेट से कभी अंदर नहीं आते थे, बिकॉज मैं अकेले रहती थी। तो मेरा जो ग्रुप था ना, आई थिंक आई वॉज 8th स्टैंडर्ड से लेके आज भी कई लोगों के मैं टच में हूँ, बट और कई लोगों के नहीं हूँ, बट ये चीज़ मैं कभी नहीं भूलती। दे बिकेम लाइक माई फैमिली, यू नो, एंड दे नेवर लेट मी फील एनीथिंग। और हो सकता है, जहाँ तक मुझे याद है कि मतलब मम्मी 1 साल तक हॉस्पिटल में थी वैभव, आईसीयू से अंदर बाहर, जी, जी। वहाँ बाहर बैठ के पढ़ रही हूँ आईसीयू के, वहाँ तो मतलब हॉस्पिटल में नीचे ही बैठे रहते थे हम लोग, मेरी फैमिली बैठी रहती थी। तो
you know, you are facing something that nobody else is facing, you know. हाँ, वो और completely agree. बाकी सबके घर तो बहुत नॉर्मल है ना. हाँ, मतलब आप लोगों से बात करो तो सबके घर में कुछ ना कुछ चल रहा चल होता है, पर आपके लिए तो आपकी माँ आईसीयू में, बाकी सबके तो घर में पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स तो हैं। क्या पता उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूछा हो कि हाँ, मतलब माइट भी उस समय जो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, जो हो सकता है किसी के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, मैं अब इमोशनल से थोड़ा-सा आपने ज़िक्र किया हर्षा का, आपके हस्बैंड का, और जितना मैं उनको जानता हूँ या मेरी जितनी वो ये थी, ही इज़ एक ना बहुत मैं हर्षा को देखता हूँ तो मेरे चेहरे पे बड़ी स्माइल आती है और मुझे लगता है काइंड ऑफ मैंने इसीलिए जब मैं इंट्रो भी दे रहा था तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया, मस्तीला। मतलब ही इज़ लाइक इन डिफरेंट, मतलब किसी को भी वो हँसा सकते हैं, वो किसी भी माहौल को एक बेहतरीन माहौल में बदल सकते हैं। तो कहानी तो थोड़ी बहुत मैं जानता हूँ, जो मैंने बता भी दी दर्शकों को शायद, पर मतलब एक होता है ना कि जब आप किसी को चुनते हैं या जब किसी के साथ आते हैं, चाहे आप एज अ कपल हो या एज अ हस्बैंड वाइफ हो, तो कुछ एक ऐसा होता है जो बहुत आपको मतलब लगता है कि यार यही तो चाहिए था, यही चाहिए था और ये मुझे मिल रहा है। तो क्या था वो? आई थिंक आपने ऑलरेडी बोल दिया. आई थिंक पहला इंप्रेशन मेरा हर्षा का बहुत खराब था, ठीक है. आई मीन ऑनेस्टली, आप लोग वो, आपको पता है ना, वर्कशॉप में 3 लोगों का ग्रुप बनाया गया और मेरी आइडिएशन हमेशा अच्छे थे, ठीक है. मैं बड़ा अच्छा आइडिया दिया, हम 3 लोगों ने एग्जीक्यूट किया. और ये भाई साहब जाके सर से, हाँ सर व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द आइडिया. मेरा आइडिया तो मेरा था, ये जाके, और मैं अपनी फ्रेंड को फोन करके खूब बिचिंग करती, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, दूसरों का क्रेडिट ले लेते हैं, ये है वो है. मैं तो भाई कौन है ये कर रही थी. फिर हम 3 लोग गुड़गांव से, पता चला हम 3 लोग एक साथ आते हैं. एक कनिष था, एक हर्षा और मैं. तो कनिष की गाड़ी होती थी, वो मुझे पिक करता था, फिर उससे पिक करता था. और हर्षा की पिक करने से पहले मैं और कनिष चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ 1-2 बात किए. जैसे ही वो कार में बैठता था और पूरी एनर्जी चेंज, हंसते हुए आते थे हम लोग, कुछ पता नहीं क्या बोलता रहता था. एंड लाइक यू सेड ना, घुसते ही वो रूम की एनर्जी बदल देता है. एंड आई डोंट नो किस पॉइंट पे हुआ, बट मैं हंसना ही नहीं बंद कर सकती उसके साथ, यू नो. ही यूज्ड टू जस्ट कीप मेकिंग मी लाफ. वो कुछ भी बोलता रहे, मैं बस यू नो लाइक, एंड आई थिंक दैट वाज इट. एंड मैं बाद में, जैसे मासी, यू नो, आई एम वेरी क्लोज टू हर, एंड लोगों के बहुत सारे वो होते हैं. मेरा एक ही था कि मुझे शादी करनी थी समबडी हु हैड अ नॉर्मल चाइल्डहुड, जो पेड़ों से गिरा हो और बेड पे आग लगाई हो, जो भाई साहब कर चुके हैं, और सेंस ऑफ ह्यूमर, and who accepts me the way I am and lets me be, you know, like, मुझे उससे ज़्यादा कुछ था नहीं. ऑफ कोर्स यू नो, आई मैरिड मच लेटर, तो अब 20s में एक लाइफ पार्टनर को एक ऐसे देखते हैं वैसे देखते हैं, पर मुझे लगता है मैंने सही समय पे की जब मेरा दिमाग ठीक हो गया था कि जो एसेंशियल है इंसान, एक अच्छा इंसान होना चाहिए. एंड दैट वाज इट. आई थिंक इट्स हिज ability to really just lighten the atmosphere, you know. तो ये बताइए, मतलब क्या है, क्योंकि बहुत कुछ आपकी लाइफ में हुआ ना, तो उसमें जब, क्योंकि हर्षा इज फ्रॉम साउथ इंडिया, राइट? मतलब अगर वैसे मैं उसको डिवाइड करना चाहूँ 2 स्टेट्स के फॉर्म में, तो आप ना, तो मतलब घर की तरफ से कभी कुछ ऐसा हुआ कि नहीं यार वो तो हम उल्टा था वैभव. मैं बोल रही थी मुझे टाइप चाहिए. नहीं, बहुत अच्छा. मेरे तो घर वाले पागल हो गए यार. माय कजन, वन ऑफ माय कजन्स, लाइक, अगर तूने उससे शादी नहीं की तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी. मतलब मिले तो हो नहीं, बात क्या नहीं करोगे, यू नो. तो हमारा उल्टा ही था. एंड उसमें भी ये था दैट आई फर्स्ट जस्ट ऐसे ही रैंडमली, बिकॉज माई फादर इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो मैं पापा को सब बताती थी. जब इससे मिली तो ऐसे पापा को बोला, हाँ पापा ऐसे ही थिएटर में कोई मिला है, ही सीम्स नाइस. तो माई फादर लाइक, बहुत बार सुन चुका, अच्छा ठीक है कोई होगा, यू नो. एंड देन मैंने हर्षा को ऐसे, हम लंच पे मिले, मैंने बोला पापा घर पे आ जा, बिकॉज मेरे लिए पापा का हाँ बोलना बहुत जरूरी था. ये हम बार बार बोलते रहेंगे, ये बार हम बोलते रहेंगे. मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, और मेरे लिए ये ज़रूरी था कि पापा और हर्षा लाइक माय टू इम्पोर्टेंट पिलर्स. डैड फाइंड्स अ सन, यू नो. ओके. एंड लाइक वो उनसे बात कर सकता है, यू नो, लाइक ऐसा होना चाहिए था. तो जब वो मिले तो बात किए जा रहे मैं इक्वेशन के बाहर ही हो गई. तो हमारी तो फैमिली इज लाइक, हमारे में एज डिफरेंस है, हमारे में मतलब डिफरेंट, उससे आते किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था. मुझे लग रहा था मेरी फैमिली तो डेस्परेट हो गई थी, मैं तू शादी कर ले, जो भी आ
शादी कर ले. बट बाय फैमिली वाज ऑल फॉर हिम. मैं कुछ भी बोलती थी, अरे बेटा ये तो कुछ नहीं होता है, अरे बेटा इससे तो कुछ नहीं होता है, अरे बेटा दिस इज नॉट एसेंशियल, अच्छा लड़का है. एंड व्हेन आई मेट हिज पेरेंट्स दे वर लाइक दे स्वीट हार्ट्स, यू नो, लाइक मुझे ना बहुत साल से था कि आई वांटेड टू मैरी पीपल who would be like my parents, you know, like मुझे वो फॉर्मेलिटी जो थोड़ा कभी कभी नॉर्थ में साउथ में भी होता होगा, पर आप जानते हैं हम लोग के फैमिलीज में होता है, बहुत अच्छे से. मुझे वो सब नहीं चाहिए था. और मम्मी डैडी वैसे है ही नहीं, तो मैं उनसे मिली ना तो आई वाज लाइक बहुत ही प्यारे लोग. एंड तो नहीं, उनकी साइड से भी कुछ नहीं था. नाइस. मतलब माँ का जिक्र हो रहा है तो मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि आज जब आप खुद माँ हो, 1.5 साल की आपकी बच्ची है नायशा, तो वो जो एक, बिकॉज आप ना एक चीज़ नहीं कर रहे हो, है ना, मतलब इट्स नॉट कि फैमिली एक एज आ केवल हाउस वाइफ हो. इवन जो हाउस वाइफ का भी काम है वो कोई छोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है वो, है ना. उसके साथ साथ हस्बैंड को भी सपोर्ट करना, है ना, बच्ची को भी देखना, तो एक ग्राफ होता है सबके लाइफ में. अनायशा right, है ना, आपको क्या लगता है कि क्या एक चेंज आया आपके अंदर, मतलब कुछ ऐसा फील होता है, या आपको लगता है कि यार, मतलब एक कहते हैं ना कि जब आपके बच्चा होता है तो एक अलग लाइफ हो जाती है, एक सोच अलग हो जाती है, जीने का तरीका अलग हो जाता है, आपको बहुत कुछ देखना है, बच्चे एक जनरेशन को पालना है. इट्स नॉट लाइक कि ना कि अभी 2-4 साल देखना है फिर हम इनको छोड़ देंगे और ये अपना जीवन जिएंगे, कितना भी हो जाए. अभी इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है ना. तो वो चीज़ क्या क्या आपको बदलाव दिखा, मतलब अपने अंदर कुछ बदलाव दिखा, या ऐसा लगा कि नहीं अब तो मुझे और पावर मिल गई है, अब तो मैं फाड़ दूंगी, मतलब वो चेंज या कुछ भी आपको अपने अंदर फील हुआ हो? आई थिंक डेफिनेटली जर्नी थी. आई ऑलवेज वांटेड चिल्ड्रन, लाइक अच्छा. मुझे हम बच्चों का बहुत शौक था. नाइस. बहुत शौक था. एंड मैं बहुत उसमें थी कि यार 30s हो गए, मैं तो अडॉप्ट करने वाली स्टेज पे आ गई थी. बट मैं इतना एज अ सिंगल कमा नहीं रही थी कि मैं एक बच्चे को अडॉप्ट करूँ. आई वॉज वन ऑफ दोज. तो अनायशा भी, लाइक मैं और हर्षा जब मिले, आई वॉज इन माई mid-30s, तो वी मेट ऑन अ पॉइंट कि ठीक है, वी विल अडॉप्ट, because you don't know, you know, late 30s में you will have a child or not. And by chance, I don't know why, हमने we tried and she came into our lives. And जब वो समय था ना वैभव, when I was pregnant, तो बहुत टर्मोइल था. मतलब एक तो वो नहीं होती तो टर्मोइल अलग था. I did go through that journey as well. We did not succeed for a very long time and I'd almost given up. And adoption का मैंने भर भी दिया था. एंड तब मुझे लगा मेरी एक्टिंग का क्या होगा, अभी तो मेरी एक्टिंग मिलनी शुरू हुई है. अच्छा, मेरी जॉब का क्या होगा. एंड ना सटल, मैंने ऐसा नहीं कहा हैड अ गुड जॉब, बट एक हल्का सा ना वो आ जाता है. अच्छा, तुम तो मेटर्निटी लीव पे जाने वाली हो, अच्छा प्रमोशन, टीम मिले नहीं मिले, अच्छा तुम आओगी तो देखेंगे. और ऐसा नहीं है दे डिसओन यू, बट तो वो चीज़ें ना, एक चीज़ होती है वैभव, आपको बताया जाता है कि एज अ मदर, एज अ वुड बी मदर, यू विल फेस इट. एक चीज़ होता है फेस करना. और मेरी जो दोस्त है ना बहुत बिंदास है. एक दो ने बोला भैया तू सोच ले, यू गेटिंग इनटू अ लाइफ टाइम ऑफ फियर एंड टेंशन. ऐसे नहीं क्या मेरे को बच्चा चाहिए, मैं तो उनमें से थी. कुछ ने बोला रात भर नींद नहीं आएगी. बोला तो क्या हुआ, रात भर तो मैं वैसे भी कई बार सफर फ्रॉम इंसोम्निया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कुछ नहीं होता, सब हो जाए. ओ माई गॉड. और वो जो था ना, लाइक मेरी एक्टिंग का क्या होगा, वो इनसिक्योरिटी, और वो मतलब आपको फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं. बट हर अल्ट्रासाउंड वॉज लाइक ठीक तो है ना, वो ठीक तो है ना, मतलब ऐसे होता था. व्हेन शी केम इनिशियली, तो मैं गायनाकोलॉजिस्ट को मैंने बोला यार ये तो बहुत मुश्किल है, व्हाट हैज हैपेंड. शी सेड रिचा अभी ऐसा लगेगा. और शुरू में आया ना, शी वाज अ कॉलिक बेबी, तो हम 3 महीने हम दोनों सोए नहीं. एंड आई थिंक हम दोनों ना घर में सब पागल होने वाले थे. इट वाज सो टफ, यू नो. एंड देन शी सेड कि रिचा अभी ऐसा लग रहा है 1 साल बाद तुम ना पूरा करियर छोड़ने को तैयार हो जाओगी इस लड़की के लिए. मैं वाह, देखेंगे, मैं ये क्या है, मुझसे नहीं हो रहा है ये. एंड वैभव, दैट हैपेंड. So as a mother, from somebody who wanted a child to having a child, ऐसा नहीं है कि आप अपनी इच्छाएं, इनसिक्योरिटीज को छोड़ देते हो. नहीं, वो आती हैं, आपके सामने खड़ी होती हैं. एंड एट दैट मोमेंट आई एम वेरी लकी दैट माई पार्टनर हर्षा और माई फादर और माई फैमिली, दे केप्ट सेइंग, लाइक 7th month में जब मैं शूट करने आपने बोला था, यू नो द फर्स्ट पर्सन हु सेड बेटा आप जाओ वाज माई मदर इन लॉ. शी डिडंट से कि क्या कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो. शी सेड बेटा इफ दिस मीन्स सो मच टू यू, आई नो तुम कर सकती हो, तुम जाओ. पापा ने बोला अच्छा बेटा तुम इधर आ जाओ.
यू नो. सो एंड उसके बाद जो चेंज आया, ऑफ कोर्स इट्स ट्रू, यू नो, लाइक हर स्माइल मेंट एवरीथिंग टू मी. उसके उसको और उसके साथ मैनेज करना इज़ नॉट इजी. मतलब अभी भी जैसे मैं दिल्ली बॉम्बे करती हूँ, वो गिल्ट आता है. मतलब मेरे को याद है कि जब मेरा जॉब चल रहा था एंड मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, और पेरेंट्स आर ऑल्सो एजिंग, घर संभालना होता है. एंड देयर केम अ पॉइंट वेयर आई वाज लाइक, वो मेरे लैपटॉप पे कूद रही थी, ठीक है. और नैनी की सिचुएशन तो इस देश में मतलब बहुत ही मुश्किल है हमारे जैसे लोगों के लिए. एक नैनी है नहीं, मैं 20 आवर्स का जॉब चल रहा है, एंड आई जस्ट स्क्रीम्ड एट हर, यू नो. और मैंने शायद उसको पट करके कर दिया, और वो स्टंड होके मुझे खड़ी हो गई. एंड वेबर दैट डे आई न्यू आई विल क्विट माई जॉब. सो दिस इज नॉट, मेरी बच्ची मेरे उसके लिए एम्बिशन के लिए सफ़र नहीं करेगी. एंड आई have always excelled in whatever I've done. So this was not something that before a child Richa would have thought. I've always worked, you know. So ये डिफरेंस आता है. लोग, हर माँ अलग होती है, हर बच्चा अलग होता है, हर फैमिली अलग होती है. आप उससे कैसे डील करते हो या कुछ कि नहीं भी आता, इट डजंट मैटर. मेरा डिसीजन ये था. एंड देन मगर पता है वैभव कि मैं उन माओं में से भी नहीं थी कि मैं सब कुछ बंद करके बैठ जाऊँ. तो फिर हर्ष और मैं बात कर रहे थे, नहीं सेड कि तेरे को एक्टिंग का शौक है, विच इज़ नॉट इंटेंसिव, यू नो. हम उस स्टेज पे नहीं है जो आपने राइटली कहा, हमारे पास हर रोज़ काम है, तो लेट्स ट्राई. तो इस समय क्यों नहीं ट्राई करती. एंड आई वाज लाइक, बच्चे के साथ ट्राई करूँगी. मैंने बोला क्या होगा, कैसे करेंगे. एंड ही सेड आई विल स्टैंड बाय यू ना, हम दोनों हैं, हम करेंगे, विद हर विल डू इट. एंड वैभव, आई डोंट नो हाउ वी डिसाइडेड, एंड हम दोनों थोड़े से पागल है, वी जस्ट जम्प्ड इनटू इट. इसे ठीक है, हम करेंगे. मतलब वो 6 महीने की थी, बाय द वे. हम 6 महीने की थी. माय फादर सेड, कोविड चल रहा था, पुणे से हमें शिफ्ट करना था वापस. हम बाय रोड उसको लेके दिल्ली से पुणे गए विद द सपोर्ट ऑफ माय फादर. इसको लेके जाओ, पूरा घर, कहाँ लेके जा रही हो, 6 महीने की बच्ची है, ये वो. मैं, अरे जाओ मेरे पापा, लेके जाओ, यू नो, उसको, वरना कोविड हो सकता है. तो मैं ये कह रही हूँ कि एज अ कपल वी टुक दोज कॉल्स. एज अ पर्सन कई बार मुझे बहुत गिल्ट होता है कि क्या मैं उसके साथ सही कर रही हूँ, इतना उसको अपने एम्बिशन के लिए घुमा रही हूँ, क्या उसको स्टेबल घर देना ज़रूरी है. बट आई टेल यू समथिंग अबाउट द नंबर ऑफ वुमेन हु हैव कम अप टू मी एंड सेड, रिचा, थैंक गॉड यू डिड दिस, बिकॉज एन अनहैप्पी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बिकम अ हैप्पी मदर. And it's true, Weber. Like, I'm trying to follow my passion. I deal with guilt. There is a lot of balancing. There is a lot of sacrifice. Like, it takes a village to raise a child. है. मैं उन सब चीज़ों के साथ जूझती हूँ, पर मैं ये जानती हूँ कि मैं घर में सब बंद करके बैठ भी जाऊँगी ना, I will not be the happiest mother. At least I know my daughter will grow up knowing कि if she has a dream tomorrow, we'll fight for it. You know? Like, I am fighting for mine. तो ये सब मुझे नहीं मालूम था कि मैं कर पाऊंगी पहले. इसके पहले मुझे लगता था प्रेगनेंसी मतलब एक्टिंग खत्म, ये मतलब जॉब खत्म. ऐसा नहीं है. हर उसके साथ आप इवॉल्व होते हो. एंड आई थिंक मेरी भी एज अ मदर एक जर्नी रही है. बट हाँ, शी इज द लव ऑफ माई लाइफ. दैट इज ट्रू. गायनोकोलॉजिस्ट सही थी. मतलब में हमने बात की तो मुझे ना एक सवाल मेरे जहन में तुरंत आता है, जो कि मदरहुड के बाद जैसे बॉडी में चेंजेस आते हैं, राइट. और जिस इंडस्ट्री में हैं आप, जिस इंडस्ट्री के लिए आप ऑडिशंस देती हैं, बहुत बार हम नॉट फिट सिर्फ अपने फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर कर दिए जाते हैं. मतलब हमारे अंदर टैलेंट भरा हुआ है, पर शायद हम उस रोल में फिजिकली फिट नहीं हो रहे हैं. मुझे कभी किसी ने कहा कि अगर ऐसा है कि चेहरे से हम रोल देंगे या फिजिकली इंसान इस रोल के लिए परफेक्ट फिट है, तब तो एक बहुत पुराना सीरियल आता था, महाभारत. महाभारत में जिन्होंने भीष्म पितामह किया था, मुकेश खन्ना साहब, मतलब फिर तो उनको मिलना ही नहीं चाहिए था. फिर तो वो जिस एज का रोल किया उन्होंने, वो मतलब उनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय उनकी एज बहुत कम थी. या जो एक बहुत बड़ी फेमस फिल्म है और बहुत बड़े एक्टर हैं, फेमस एक्टर अनुपम खेर साहब, उनकी फिल्म सारांश, उनको नहीं करनी चाहिए थी. बट मुझे लगता है देखने का नज़रिया है, ऐसा नहीं है. तो आप क्या इस पर सोचती हो? मतलब मैं उसको एक तरीके से बॉडी शेमिंग भी बोल सकता हूँ. मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज जब जिस इंडस्ट्री, एक्टिंग इंडस्ट्री या सिनेमा में हम काम करते हैं, तो बड़ा फिटनेस पर बड़ा जोर है.
लेकिन हम वहीं पर मनोज पाहवा जैसे बड़े एक्टरों को भी देखते हैं, है ना? सीमा पाहवा को भी देखते हैं। तो ऐसे उसमें कैसे आप देखती हो? मतलब आपको लगता है कि वो जैसे जो फॉर एग्ज़ाम्पल करीना कपूर, है ना? दीपिका पादुकोण जैसे एक्टर जो बहुत फिट हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और क्या आप अपने आप को उन रोल्स में देख पाती हो जो वो करते हैं? और अगर नहीं देख पाती तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बॉडी है या उसका रीज़न कुछ और है? एक्चुअली आप बहुत सही कह रहे हो। इनफैक्ट बिफोर प्रेगनेंसी, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, मेडिकेशन इंक्लूडिंग, मेरा थोड़ा सा वेट गेन हो गया था और मैं बहुत टाइम से लूज़ करने की कोशिश कर रही थी और मुझसे नहीं हो रहा था। एंड होता क्या है कि मैं जिस एज की एक्चुअली हूँ, मैं उस एज की दिखती नहीं हूँ। और मैं अपनी एक्चुअल एज बोलती हूँ इंट्रोज वगैरह में, तो उस एज के पता नहीं बेसिस पे जब आते हैं तो मैं उस ब्रैकेट में फिजिकली फिट नहीं आती हूँ, पर काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टर्स बोलते हैं जो तुम हो अब तुम बोलो, हम देख लेंगे कि तुम फिट आते हो, तो आई स्टिक बाय दैट। तो मैं बड़ी जद्दोजहद में लगी हुई थी कि मैं पतली हो जाऊँ, पतली हो जाऊँ, और मुझसे वो हो ही नहीं रहा था। डाइटिंग ये वो पता नहीं दुनिया भर मैंने कर लिया ये, और मुझसे ना, आई लव फूड वैभव, आई एम अ फूडी। सेम यार। और मैं न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाती थी, बोलते मुझे ये मत बोलना पूरे दिन पपीता खाना है, मैं नहीं करूँगी। मैं सब खाऊंगी, अब बताओ क्या कर सकते हैं, यू नो। सो आई एम स्टिल लाइक दैट। फिर हुआ क्या कि प्रेगनेंसी में मेरे को इतनी ज़्यादा एसिडिटी हो गई थी, आई लॉस्ट वेट। ओके। तो आई एक्चुअली बिकेम थिन। एंड फिर प्रेगनेंसी के बाद आई गेन्ड अ लिटिल बिट मोर वेट। बट जो आपने फिजिकलिटी की बात कही है, तो ये सवाल मेरे में भी आता है। एंड पहले तो बात जो आपने बोला दीपिका पादुकोण वगैरह, वो जिनको मैं काफ़ी एडमायर करती हूँ और मैं देखती हूँ, बेहतरीन एक्टर्स हैं। एंड जैसे आलिया भट्ट और मेरा प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट सेम टाइम ही हुआ था। और मैंने देखा कि उन्होंने बाद में शेयर भी किया, आई थिंक किसी इंटरव्यू में, कि वो एक मूवी में थी तो शी हैड टू गेट बैक वेरी क्विकली एंड इट डज टेक अ टोल। एंड मैं हर्षा से बोलती थी, यार ये तो मैं नहीं कर पा रही। मतलब 6 महीने तो मुझे, आई बिलीव इन योगा, मैं लास्ट डे तक योगा कर रही थी बिफोर आई डिलीवर्ड। तो 6 महीने तो मुझे बंद करा दिया था, मेरा सिजेरियन हुआ था। एंड देन शी सेड आप शुरू करो। एंड फिर मैंने शुरू किया वैभव, तो मैं सब डांस ये वो मुझे लूज़ करना है, फिट होना है। एंड मेरे ना अंदर एक स्ट्रेच सा हो जाता था। एंड अगले 6 महीने तक मैं बहुत देर तक चल नहीं सकती थी या खड़ी नहीं हो सकती थी, एक अंदर पेन होने लगता था। तो फिर मुझे कई लोगों ने बताया कि सबकी बॉडी अलग हील होती है। तो एक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई थी कि यार ये लोग तो प्रेगनेंसी के बाद डाइट और एक्सरसाइज करके ऐसे थिन हो गए। एंड हो सकता है, और मैं सेट्स पे भी जाती थी तो कई लोग बोलते थे नहीं नहीं आप अच्छे दिखते हो, आप थोड़ा सा वेट लूज़ कर लोगे ना तो एकदम आपको ऐसे रोल्स मिल जाएंगे, वैसे रोल्स मिल जाएंगे। तो मुझे भी लगता था कि यार मैं किसी तरह कर लूँ, बट आपकी बॉडी उस चीज़ को नहीं करती, बिकॉज आपकी बॉडी, मेरी बॉडी ऐसी थी, सब मदर की अलग होती है, नेचुरल बर्थ की शायद अलग होती है, कि बहुत अंदर से कच्ची थी, तो मैं बहुत कुछ नहीं कर पा रही थी। एंड मुझे 1-2 रोल ऐसे भी आए जिसमें था कि ये थोड़ी सी फैट वुमेन है, ये जिमिंग कर रही हैं, और ये थोड़ी सी फैट वुमेन है, ये स्विमिंग कर रही है। मैंने बोला फैट वुमेन मैं ये नहीं कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली मना ही कर दिया। आई सेड कि मैं इसमें टाइपकास्ट नहीं होना चाहती, फैट वुमेन भी एक्टिंग कर सकती हैं। और मुझे लगा कि सब तरह के साइज के तो लोग होते हैं ना, इंडस्ट्री में भी सब साइज के लोग हैं। तो मुझे मेंटली उस पॉइंट पे आना पड़ा कि यार मेरी बॉडी को मुझे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। एंड एक बच्चे को कैरी करके डिलीवर करना, मगर मुझे ये नहीं पता कि उससे रोल्स में कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, कि डायरेक्टर के दिमाग में क्या है, यू नो। बट ये फैट वाला थोड़ा सा तो मैंने फेस किया था, पहले भी था कि थोड़ा हेल्दी, थोड़ा प्लम, वो वाले थोड़े रोल्स मदर यू नो आते थे। अब दीपिका पादुकोण वालों में तो मैं अब ना बिल्कुल भी नहीं देखती। ना मुझे लगता है मेरे लुक्स वैसे हैं, ना मुझे लगता है कि मैं वैसी फिट हूँ, ना मुझे लगता है कि वो जीन्स है। मतलब वो ग्लैमर रोल्स तो हाँ, मतलब हो सकता है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर या फिल्म की जब कहानी लिखी जाती है तो कैरेक्टर वैसे गढ़े जाते हैं। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा सोचता हूँ मैं, क्योंकि जब मैं थिएटर प्ले बनाता हूँ या फिर मैं कोई फिल्म बनाता हूँ तो मेरे दिमाग में भी एक किरदार आता है कि रंग ये होगा, काला होगा कि सांवला होगा कि गोरा होगा, है ना, उसकी हाइट ये होनी चाहिए।
फिर वहीं पर जब दूसरे एग्जांपल्स देखता हूँ कि यार एक 27 साल का आदमी इस 65 साल के आदमी का रोल कर रहा है ना, और एक कोई भीष्म पितामह बन रहा है और ऐसा किरदार निभा रहा है कि वो अमर हो जाता है, तो फिर ये लगता है कि मतलब बड़ा कन्फ्यूजन सा होता है कि क्यों ऋचा जी, फॉर एग्जाम्पल, मतलब बहुत वैसी बात है अजीब सी, पर क्यों ये वैसे एक मेन लीड हीरोइन एक कमर्शियल फिल्म में क्यों नहीं आ सकती? हो सकता है शायद पब्लिक वैसा नहीं देखना चाहती, या पब्लिक चाहते हैं ना वो सुंदर सुंदर Exactly. स्लिम ट्रिम लोग, तो दोनों साइड से है, इट्स आई टोटली टोटली एग्री, बिकॉज ये मुझे किसी ने कहा भी था कि स्क्रीन पे आप अच्छे दिखने चाहिए हो ना, मतलब अच्छा इज वेरी सब्जेक्टिव, बट वेरी सब्जेक्टिव। या बट इफ दैट्स व्हाट द ऑडियंस वांट्स, बिकॉज आई एम श्योर कि कोई इस जद्दोजहद में नहीं लगना चाहता कि हम इस साइज के ही दिखते हाँ, रहें, हाँ, हाँ। बट इफ दैट्स व्हाट द ऑडियंस वांट्स, एंड कभी कभी ना खुद को भी लगता है, लाइक आई यूज्ड टू बी वेरी थिन, वैभव, मैं बहुत पतली हुआ करती थी इन माय 20s, तो खुद भी मुझे लगता है कि यार मैं उस साइज पे चली जाऊँ ना तो शायद मुझे और अच्छे रोल्स मिले, या शायद मैं इस ब्रैकेट में फिट बैठूँ, पर हाँ लीड रोल में तो मैं अभी भी अपने आप को नहीं देखती अनलेस कोई ऐसा कुछ कोई रोल उस चीज़ के लिए लिखे, एंड लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट, बट लेकिन बहुत लोगों ने वो मिथ तोड़ा है ना? हाँ जैसे एक मूवी, एक नेटफ्लिक्स पर मैं मूवी देख रहा था, मैं उन एक्ट्रेस का नाम अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा है, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, सर करके एक मूवी थी, हाँ है ना? हाँ तिलोत्तमा हाँ, शोम, तिलोत्तमा हाँ शोमा, हाँ। उन्होंने मतलब ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिन्होंने लीड रोल किए हैं। हाँ, ऑब्वियसली वो वैसी कमर्शियल नहीं है हाँ जैसी पठान या जवान ना, एग्जैक्टली, या फिर जो अक्षय कुमार फिल्म, सलमान खान फिल्म वैसे होता है। बट हाँ, एक सेंस में लीड रोल है, कहानी की मेन एक्टर हैं वो, अपने एक प्यार में वाली पूरी प्रेम पर कहानी है, तो ऐसा भी लगता है। बट फिर लगता है क्या वो कभी पठान का जो दीपिका वाला रोल है वो कर पाएंगी? तो क्वेश्चंस है, माइट बी। हाँ, जैसा हमने कहा, आपने भी कहा, मैंने भी सोचा कि शायद ऑडियंस वैसा नहीं देखना चाहती, और शायद डायरेक्टर भी वैसे ही सोचते, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स काइंड ऑफ अ बिजनेस जिसमें फिल्म जब तक चलेगी नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। श्योर। सो माइट बी मेनी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, मुझे अपना वो बताइए, नेटफ्लिक्स का एक्सपीरियंस बताइए कि जब आपने, आप खुद ही आप बताइए पूरी बात। सो वो भी बहुत स्ट्रेंज था, तब मैं दिल्ली में ऑडिशंस दे रही थी, एंड बाय चांस वो ऑडिशन हुआ फॉर मीनाक्षी सुंदरेश्वर मूवी के लिए था, एंड बाय चांस जो कास्टिंग कर रहे थे उनको पता नहीं क्यों लगा कि मैं बॉम्बे में हूँ और मैं दिल्ली में थी, तो बट देन मैंने ऑडिशन दिए, 1-2 राउंड्स हुए, एंड देन आई गॉट लॉग्ड, एंड देन दे सेड कि मैम आप आ रहे हैं ना बॉम्बे में? मतलब नहीं सर, मैं दिल्ली में ही हूँ। तो उन्हें लगा कि यार मैंने बोला सर मैंने तो शुरू से ही बोला था मैं दिल्ली में हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है पर आप आ जाएंगे ना? तो दे रियली वर लाइक हम आप पे पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं आप विश्वास करिए, आई विल बी देयर, एंड इट वाज अ धर्मेटिक movie which was a dream, you know, like Dharma movie, dramatic production, wow, you know, and तो और फिर उसके बाद वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई, तो फिर जो सेट था, एंड आई एम स्टिल वन ऑफ दोस्त जो अगर रिपोर्टिंग टाइम 6 है तो मैं 6 पे ही पहुंचती हूँ, मैं उनमें से हुई नहीं जो 8 बजे पहुंचेंगे, तो मैं सबसे पहले पहुंची हुई, तो आज एडीज वगैरह से बात की, दे ऑल्सो वार्म्ड अप टू मी, एंड उस समय ऐसे था कि देन आई फाउंड आउट कि उस रोल के लिए सेम उसके लिए 2 लोग हैं, तो पहले मुझे लगा यार 2 रोल है, फिर वो डायलॉग किसके पास जाएगा, देन मैं एडी से मिली तो जैसे नहीं मैम आप फिक्र मत करो, एंड देन एकदम वो फर्स्ट टाइम ऐसे सामने कैमरा, और वो मैं ऐसे बैठी और उन्हें डायलॉग देख लिया, ये आप अभी पढ़ो, और आई वाज लाइक, फिर वो जितनी थिएटर की ट्रेनिंग थी ना वैभव, दैट केम इन हैंडी दैट मोमेंट, बिकॉज डायलॉग याद करने में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैंने उस समय उठाया और वो किया, बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड यू नो लाइक आई थिंक आई वॉज फॉर्चुनेट कि जब मैंने आपको बोला मैंने फिर से ऑडिशन करने शुरू किए, तो जैसे अभी हम साइज और उसकी भी बात कर रहे थे, दैट मेरे पास कई कुछ अच्छे रोल्स के भी ऑडिशंस आए, जैसे डेली क्राइम सीजन 2 में वो जो लेडी कांस्टेबल बनती हैं जी। उनकी मदर का रोल आया था, फिर रिसेंटली लव सेक्स और धोखा में एक मेन कैरेक्टर सेकेंडरी मदर का रोल था जो एक मेन कैरेक्टर है, फिर अभी राम प्रसाद की 13वीं में देयर वाज हाँ, अ बुआ, यू नो, उसका अच्छा। रोल के लिए भी आया था, यू नो, एंड उसके अलावा यू नो लाइक, सो आई हैव been considered or shortlisted for some really good you know Roles. projects and roles, जैसे वो कहते हैं ना कि हम आसपास ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, वो बस एक उसके क्लिक बारे, किया हाँ, था।
तो मुझे लगता है कि मैं एंड में ना लाइक आई एम आंसरिंग 2 क्वेश्चंस एट द सेम टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि साइज़ वाइज़ से ज़्यादा ना अपने क्राफ्ट पे बस फोकस फोकस करते करना रहो, चाहिए। तो हो सकता है कि दैट ओवरराइड्स जब आपको कोई ऑडिशन दे के, बिकॉज कई बार मतलब इतने शॉर्टलिस्ट में मैं आई हूँ तो कास्टिंग वाले फोन बोलते हैं कि मैम अच्छा था, ये शॉट अच्छा था, या आपने ये सीन अच्छा दिया, या आप अच्छे रोल्स के लिए जब कंसिडर होना शुरू होते तो थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। देन ऑल दिस गोज आउट, वैभव की साइज क्या है, ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप अगर इतने हो तो स्क्रीन में इतने दिखते हो तो खुद को भी लगता है कि यार आई वांट टू लुक गुड, लाइक, बट इज दैट माय ओवरराइडिंग कंसिडरेशन और वरी? नो, मैं ओवरराइडिंग वरी स्टिल कि जब मुझे वो मौका मिलेगा, जो एक मौके के लिए हम सब लगे पड़े हैं, तो साइज वाइज छोड़ो, विल आई बी एबल टू deliver to that potential, to that question of that potential? And I think as an actor, that's the answer I want to give, as a yes. ओके। आप जितना मैं जानता हूँ आपके बारे में या जितना मैंने सुना है कि हॉरर थ्रिलर एक ऐसे जॉनरा है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मतलब आपने बहुत कुछ पढ़ा भी उससे रिलेटेड, बहुत कुछ देखा भी, और हमने भी बहुत सा हॉरर फिल्मों के हम दोनों ही शौकीन हैं और काफ़ी बातें हुई हैं ना। वो सफ़र कब से शुरू हुआ कॉन्जरिंग से लेकर और अभी तक पता नहीं क्या क्या चला है। तो मतलब मेरा सवाल जा रहा है, आपने जो अभी रिसेंटली अपना ऑडियो पॉडकास्ट शुरू किया है भूतकृत जिसका नाम है, तो क्या ऑब्जेक्टिव है उसका? मतलब जितना मुझे आइडिया है कि उसमें आप कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स को डिस्कस करते हैं, तो वो कहाँ पर अवेलेबल है और कैसे कैसे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो आई थिंक हॉरर तो माय अर्लीस्ट मेमोरीज में छोटी मौसी, हम लखनऊ जाते थे, मेरा ननिहाल लखनऊ का था, मेरा घर लखनऊ में। एग्जैक्टली। तो और वहाँ का मौसी के घर पे वीसीआर था और 2 चीज़ें हमेशा आती थी, एक टॉम एंड जेरी का कैसेट और एक हॉरर, उनको शौक था। Those are my earliest memories, and like I've seen a lot of death in my life myself personally, and मुझे कभी कभी लगता है कि like horror fascinates me, like I don't know whether there's life after that. मैं spirituality में हूँ, I love physics, और मुझे लगता है कि अगर है then it answers life after death, और अगर नहीं है तो नहीं है, फिर then there is a अल्पविराम, like whatever. But तो जैसे हर्षा और मैं, और तो मैं हॉरर बहुत, और मुझे ना वो प्योर स्टोरी टेलिंग लगती है वैभव। ट्रू, मतलब फिक्शन एंड इट्स प्योर स्टोरी टेलिंग। इनफैक्ट जब मैं पीएचडी करना चाहती थी, मैं गॉथिक लिटरेचर पे करना चाहती थी, और मेरे जो आपके थीसिस का सब्जेक्ट अप्रूव करते उन्होंने अप्रूव नहीं किया। अदरवाइज मैं तो थीसिस भी वही करना चाहती थी, एडगर एलन पो से लेकर, मतलब आई लव हॉरर, और वो जो स्ट्रेस टेंशन बढ़ी होती है, भूत आ रहा है, और मुझे एटमॉस्फेरिक हॉरर पसंद है। मुझे वो काटा पुटा है वो सब नहीं पसंद, मुझे सौ नहीं पसंद है आपको। अरे वो कुछ हो जाता है, मुझे एटमॉस्फेयर पसंद है, दैट्स हॉरर फॉर मी, क्रिएट जो करना है। तो इसका हमें फैसिनेशन था, और मैं और हर्षा और मेरी फैमिली भी, लाइक हम लोग कभी रोड ट्रिप्स पे गए या हम लोग भी कभी बैठे हैं, तो हम हमेशा एंड में यही पूछते थे, और वो यूजली रात के 1 या 2 बजे होता है, यार कभी कुछ सुना यार, कोई हॉरर कहानी सुना। और मैं और हर्षा जैसे मतलब मैं बहुत रैम्बल कर रही हूँ, पर जब मेरी माँ थी ना, तो उन्होंने मुझे बचपन में एक ऑडियो कैसेट दिया था स्टोरी का, एडवेंचर ऑफ द चिल्ड्रन, और वो HMV का वो होता था, मैंने वो घिस दिया था, इतना वेल प्रोड्यूस था वो वैभव। एंड उस दिन मैं जानती थी कि एक दिन मैं ऑडियो स्टोरी टेलिंग करूँगी, मुझे बहुत शौक था, और उसके जैसा मुझे फिर कभी मिला नहीं। तो जब मैं और हर्षा बात कर रहे थे, मुझे वॉइस एक्टिंग का बहुत शौक है, एंड तो वी थॉट ऑफ दिस कि यार हमारे दोस्तों ने और परिवार ने बहुत कहानियाँ बताई हैं, तो हमने सोचा कि यार वाई नॉट दिस, बिकॉज वी बोथ लव हॉरर and it is storytelling, and we thought that let's try. तो फिर हमने मतलब सोचने में और एग्जीक्यूशन में थोड़ा टाइम लगा, एंड देन हमने ये पॉडकास्ट करना शुरू किया। मैंने ऑडेसिटी, एडोब ऑडिशन सारा सीखा, ऑडियो एडिटिंग कैसे करनी है, आप सबसे मतलब फीडबैक लिया, एंड देन इट्स अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, इट्स ऑन एप्पल पॉडकास्ट, इट्स ऑन अमेजॉन म्यूजिक, एंड इसका यूट्यूब भी चैनल हमने शुरू किया है, जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू पुट इन लाइक अ वीडियो स्टोरी टू जस्ट, सो द होल आइडिया वाज टू एक्सप्लोर दिस जॉनर विच वी लव,
एंड ऑल्सो ब्रिंग इन जो स्टोरीज हमारे पास हैं. ऑफ कोर्स वी हैव चेक्ड विद द पीपल फर्स्ट. हम ऐसे ही नहीं कि हम अपने पैशन के लिए शुरू हो गए हैं. कुछ भी वी बोल फर्स्ट रहे हैं. टेक परमिशन कि भाई हम आपकी स्टोरी ले रहे हैं. तो दैट्स वेयर इट केम फ्रॉम. हाँ, तो भूतकृत को सुनिए प्लीज. स्पॉटिफाई, यूट्यूब. कुछ सवाल तो मेरे पास बहुत हैं, पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं उनको कुछ पूछ लेता हूँ. मुझे थोड़ा सा आपकी क्योंकि आपने थिएटर बहुत किया है, कुछ इम्पोर्टेंट ग्रुप्स के साथ आपने थिएटर किया है, जिसमें से एक ग्रुप में हम साथ में थे, एटेलियर थिएटर ग्रुप. तो एक मुझे बहुत ना क्रिस्प फॉर्म में आप थोड़ा सा अपना थिएटर जर्नी बताएं, किन किन ग्रुप्स के साथ काम किया और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस. तो वो एक मतलब, और बिकॉज हम सब थिएटर से निकले हुए हैं ना, हमारा तो सिनेमा का सफर ही बहुत लंबा है, हमारे साथ पीछे कोई है नहीं. हमें खुद ही पहुंचना है वहां तक, और जिनको 2 मिनट में चीज़ें मिल जाती हैं उसके लिए हमें 10, 15, 20 साल लग जाते हैं. तो थिएटर कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी क्राफ्ट के लिए, किसी भी एक्टर के लिए, और मतलब क्या वो वाकई आपकी सिनेमा की जर्नी में हेल्पफुल है, या फिर वो आपको एज अ पर्सन ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, मतलब आपको ज़्यादा बेटर बनाता है? क्या आपकी क्या ओपिनियन राय है उस पर? देखिए, हमारे इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं हु हैव नॉट कम फ्रॉम अ ट्रेनिंग एज सच, और थिएटर बैकग्राउंड, एंड वो इतने ऑलरेडी इंस्टिंक्टिव हैं हु गॉट द ब्रेक थ्रू. एंड देन आई हैव हर्ड कि अच्छे प्रोडक्शन में लीड रोल्स में यू हैव एक्टिंग कोचेस, तो यू नो देन दे आर एबल टू इम्प्रूव देयर क्राफ्ट. सो मैं ये तो नहीं जानती वेदर इट्स एसेंशियल टू बी अ गुड एक्टर, बट मैं लाइक आई सेड आई कम फ्रॉम एकेडमिक बैंड. मुझे ट्रेनिंग का बहुत था कि मुझे ना एक ट्रेन्ड एक्टर बनना है. वरना सिनेमा ही था, उसी का शौक था बचपन से, बट मुझे ट्रेन्ड एक्टर बनना था. एंड थिएटर वॉज द फर्स्ट एक्सेसिबल मीडियम आई हैड. एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम थिएटर किया ना वैभव, आई फेल इन लव विद इट. यू नो, वो जो स्टेज पे आपको प्रेजेंट होना होता है, ऑडियंस को स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है, आपका एरर है तो उसी समय आपको उठाना है, और यू नो लाइक जितने लोगों ने थिएटर करना है ना, दैट एनर्जी इज डिफरेंट. एंड थिएटर करने के बाद थिएटर हैज बिकम माई फर्स्ट लव. इट इज स्टिल माई फर्स्ट लव. तो जैसे आपने कहा टेलर के साथ शुरू किया, एंड आई थिंक आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि कुछ अच्छे रोल्स, लीड रोल्स करने को मिले, कॉमेडी, सीरियस. आपके साथ आषाढ़ का एक दिन करने को मिला. तो इतना मतलब सीखा क्लासिक थिएटर में. एंड वो ट्रेनिंग डेफिनेटली मुझे तो हेल्प किया है, बिकॉज यू नो कि आप एक कैरेक्टर में कैसे घुसते हो, क्योंकि टूल्स तो वही हैं. कैरेक्टर की बैक स्टोरी आप क्या बना रहे हो, आप उसको मॉड्यूलेशन क्या करोगे. या जैसे आपके आषाढ़ के एक दिन में, आई स्टिल रिमेंबर, आपने मुझे कहा कि अगर आप 60 साल की बूढ़ी हैं तो आपका वो वॉक कैसा होना चाहिए, यू नो. सो अब दीज आर थिंग्स, या तो आप ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, आपको एक्टिंग कोच बोले, या आप इंस्टिंक्टिवली इतने स्मार्ट हैं. तो मुझे थिएटर ने डेफिनेटली सिखाया, और अटेलियर के थ्रू हम बॉम्बे, दुबई, सब जगह हमने परफॉर्म किया. देन फिर एक रूट्स करके थे, उनके साथ भी हमने एक टेम्पररी मैटर प्ले किया था, जो एक्चुअली मैंने जो प्रभजोत है, हर्षा, कानिश, हम सब ने एक साथ लिखा था इनफैक्ट. एंड उसमें उन्होंने मुझे हमें ट्रेनिंग दी कि हमारी शादी को 21 साल हुआ था वैभव, कि अपने लाइफ से इंसिडेंट्स लाओ. एंड बाय द एंड ऑफ इट हम दोनों तो डाइवोर्स पे आ गए थे. थिएटर से डाइवोर्स पे आ गए थे. बट जब हमने वो परफॉर्म किया, जो जितने कपल्स थे ना, दे कनेक्टेड विद इट, विद द स्टोरी, बिकॉज इट केम फ्रॉम आवर लाइफ. सो देन आई लर्न समथिंग एज एन एक्टर कि आप एक कैरेक्टर को उसमें क्या ला सकते हो. फिर जब मैंने अतुल कुमार जी के साथ बॉम्बे में रिसेंटली वर्कशॉप किया, सो ही ब्रॉट इन द एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल थिएटर. और तब तक मुझे पता चलने लगा कि आदिशक्ति में ब्रेथ वर्क होता है, या नाट्य कैराली में यू नो नवरस को वो थ्रू डांस फॉर्म सिखाते हैं. फिर आप इतने अलग अलग लोगों से जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं या जिन्होंने नेटफ्लिक्स वगैरह में काम कर रखा है आते हैं, तो सबसे आप कुछ ना कुछ सीखते हो. तो मुझे इन थिएटर ग्रुप्स में फिजिकल थिएटर क्या होता है, अगर आपको इमोशन ब्रेथ से इंड्यूस करना है तो आप कैसे करोगे, फिजिकल से करना है तो आप कैसे करोगे. तो मुझे ये सब मुझे थिएटर ने दिया. बट हाँ वैभव, जब मैं फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आई थी ना, जो थिएटर से आपको टोन डाउन करना होता है ना, दैट एन एक्टिंग स्कूल में भी टीचर्स यू. और मैंने ऑन द स्पॉट सीखा, यू नो, कर करके सीखा. बिकॉज आपको
प्रोजेक्शन पता है, आपको ओवर द टॉप पता है, सो दैट द ऑडियंस Audience. हियर्स योर स्टोरी. यहाँ पे कैमरा में आप यूं कर रहे हो, द तो भी कैमरा इज दिख रहा है. कैचिंग. हाँ. और मतलब थिएटर में आपने एक गो में क्या प्रैक्टिस किया, चले गए. वहाँ पे आपके 8 रीटेक्स हो गए. 8th रीटेक में आप वही करके दिखा दो जो अपने पास कैरेक्टर को हाँ. चाहिए. तो ना जो मतलब आई थिंक आप तो वैभव जानते ही हैं, द मीडियम चेंजेस हाउ एज एन एक्टर यू नीड टू परफॉर्म, बट आई थिंक थिएटर डज गिव यू द टूल्स. हाँ, वो बिल्कुल इम्पैक्ट करता है. जैसे मेरा भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि आई रिस्पेक्ट थिएटर अ लॉट, बट मेरा कभी ड्रीम थिएटर नहीं रहा. मेरा ड्रीम हमेशा सिनेमा रहा. बट तो वही मुझे एक पर्सपेक्टिव आपका भी जानना था कि कैसे आपका नज़रिया है उस चीज़ को देखने को. मैं एक और सवाल, फिर हम आएंगे अपने कुछ गेम्स पे जो आपके साथ कठिन सवाल जैसा ना, मतलब बैड लूजर. कौन, आजकल रैपिड फायर का ज़माना है तो वो रैपिड फायर किया जाएगा. तो बट द पॉइंट इज कि आप पेट लवर हो, है ना, और लैला है. तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके जीवन का. और मतलब पर्सनली आई रिस्पेक्ट पेट्स, बट मैं पेट लवर नहीं हूँ. तो बट फिर भी मैं एक पेट लवर के वो क्या रहता है, क्योंकि हम जो नहीं, हमारे पास पेट हैं तो हम वो नहीं फील कर पाते, राइट. मेरी सिस्टर है जिनके पास 2 पेट्स हैं, और वो मैं देखता हूँ, मतलब शी इज लाइक, मतलब उनके बच्चे जैसे हैं वो, है ना. मेरी छोटेली चाची जी के पास था, तो मतलब वो एकदम बच्चे जैसे उनको ट्रीट करते थे. तो वो क्या फीलिंग रहती है? So I have grown up with dogs. My mother was a dog lover. उनके पास एक बड़ा सा काला कुत्ता हुआ करता था. अच्छा, ये भी, हाँ, ये भी विरासत से आ रहा है ना, मतलब वो है अंदर है. तो मेरी मदर को बहुत शौक था. तो जब मैं पैदा हुई थी तो वो भी एक डॉग लेके आई थी. उसका नाम था जेरी. तो मैं और जेरी एक साथ बड़े हुए थे, और मैं जेरी पे हाफ द टाइम बैठी हुई मिलती थी जब मैं अनायशा को देखती हूँ लैला के साथ करते हुए. एंड बट वी लॉस्ट जेरी व्हेन आई वाज वेरी यंग, एंड मुझे अभी भी याद है. बट मेरी बुआ के पास कुत्ता था, मेरी मौसी के पास कुत्ते हैं, मेरी मौसी जो ऑस्ट्रेलिया में, उनके पास कुत्ते हैं. तो आई ग्रू अप विद डॉग्स. एंड ऐसा होता था कि मेरे घर में अगर मेरी बुआ का कुत्ता भी भौंक रहा है तो मुझे पता चल जाता था कि उसको पानी चाहिए, कि वो डिस्ट्रेस्ड है. लाइक आई वाज सो इंस्टिंक्टिव अबाउट डॉग्स. और मुझे सारे कुत्ते बड़े पसंद है. गली में मैं तो स्कूल से आती थी ना, तो पप्स होते थे, मैं उठा के ले आती थी घर, और मेरी माँ बोलती थी बेटा गए ऑलरेडी, इसे नीचे रख दो. एंड यू नो लाइक मैं अपने पापा से बड़ा, मेरे को गुस्सा रहता था कि पापा घर आते हैं तो पहले जेरी से मिलते हैं, मुझसे बाद में मिलते हैं, और मैं वहाँ खड़ी होकर शक्ल देखती रहती थी. हाँ, तो आई ग्रू अप with loving dogs and dogs specifically because that's what we had all everybody in my family. And मेरे को बहुत मन था अपना एक और होने का जेरी के बाद, but my father was like कि यार मैंने, तुमको समझ नहीं है कि when you lose a pet you lose a child. मैं फिर से एक और नहीं लूँगा. और any day he was a single parent, बहुत कुछ हैंडल कर रहे थे. एक और तो मैंने जब भाषा से शादी हुई तो मेरा ना वो शुरू हो गया था वैभव, इसको कैसे पटाया जाए, मुझे कुत्ता चाहिए. ठीक है. तो बट ही वॉज नॉट फॉर और अगेंस्ट, लाइक आपके तेरे था, फॉर और अगेंस्ट नहीं था. तो शुरू में ना, फिर 3-4 साल ऑफ मैरिज के बाद में शुरू हो गई अच्छा कुत्ता. तो मैं ना, तो ही वाज लाइक स्वीट इनफ. ही सेड अच्छा ठीक है. फिर कहते हैं स्मेल नहीं आती. मैंने कौन सी स्मेल, कोई स्मेल नहीं आती कुछ नहीं होता है. ऐसे करती थी मैं. देखा है दूसरों को लगती है, पर जो चाहता है ना, वो इतना इमोशन अटैच होता है कि उसको फील नहीं होता है. एग्जैक्टली. तो मैं ऐसे उसको करती रहती थी. फिर वन ऑफ माई फ्रेंड्स के कोई थे जान पहचान के, उन्होंने बोला कि डॉग इज अप फॉर अडॉप्शन, 1 साल का है, उसकी फैमिली नहीं चाहती, तुम लेना चाहते हो. तो मैं पहुंच गई हर्षा के पास. तो बेचारा तब तक इतना वेयर डाउन हो गया था. चल ठीक है. ही सर ओके यू वांट, तुम ले आओ. तो मैं लेके आई. इट वाज अ लैब. इट वाज 1.5 years old. एंड समहाउ उसकी फैमिली, सिर्फ जो उसका इमीडिएट ओनर था वो पसंद करता था, लार्जर फैमिली नहीं करती थी. और हमें बस ये बोला गया कि ही इज़ फूड अग्रेसिव. तो ये डॉग्स, कुछ हर डॉग अलग होता है. तो वो था ठीक है. हम ले आए. और पता नहीं वैभव, एक दिन, इट वॉज अ मेल डॉग, ही वॉज जस्ट ऑपरेटेड, और मैं ऐसे उसको ऐसे कर रही थी और वो पलटा और उसने ना पकड़ लिया मेरा हाथ, छोड़ा नहीं. उस समय पता नहीं हर्षा को जाना था किस तरह उसने मेरा हाथ छुड़ाया है. एंड 2-3 साल पहले की बात है. एंड आई वॉज स्टन्ड. आई वॉज अ डॉग लवर. मुझे एक लैब्राडोर ने काट लिया. आई वाज लाइक कैसे, कौन से ऑल्टरनेट यूनिवर्स में होता है. और मैं हर कुत्ते को ऐसे पकड़ लेती थी. आई वाज वन ऑफ दोज.
एंड मैं 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रही. मेरी अभी भी यहाँ मार्क है, ये फिंगर का रिंग साइज चेंज हो गया है मेरा. ऐसे मेरी उंगली फिजियोथेरेपी से सीधी हुई. फिर हर्षा जी आए और कहते रिचा हम ना एक कुत्ता रखेंगे. मैं बोला नहीं, मैं इतना डर गई थी. और मैंने बोला अच्छा तेरी बीवी को काट लिया कुत्ते ने, तब तेरे को कुत्ता चाहिए. और वो हर रोज फेसबुक ग्रुप पे, तब तक ना उसको कुछ मतलब ही गॉट एन अटैचमेंट एंड वो देखता रहता था. और मेरे को बहुत डर लग गया था वैभव. आई बिकेम वेरी लाइक पैरानॉइड, यू नो, लाइक मैं कुत्ते के पास नहीं जा पा रही थी. फिर 3 महीने ऐसे निकले आफ्टर द हॉस्पिटल एंड लैला की फोटो किसी फेसबुक ग्रुप में हर्षा को भेजी. दैट शी इज अप फॉर अडॉप्शन. लाइक वी वर नॉट फॉर बाइंग, हम ब्रीडर्स के पास नहीं जाना चाहते थे, वी वांटेड टू अडॉप्ट. तो पता नहीं वो ना एक ऐसे बड़ा पानी का टंका था, उस पर बैठी हुई थी. शी वॉज अ फर्स्ट बॉर्न, वो अडॉप्ट नहीं हुई थी, बस शी वॉज अ फीमेल. आई जस्ट सॉ हर एंड आई वाज लाइक ओके इसको ट्राई करते हैं. एंड वैभव में गई हूँ और वो आई है, वो ऐसे करके चढ़ी है मेरे ऊपर एंड आई न्यू बस यही है, यही चाहिए. और उसको हम ले आए एंड लैला से वो खेलते हैं ना, पपीज आर वेरी प्लेफुल. तो जो आप डरते हैं ना डॉग्स को, मैं उनको समझती हूँ क्योंकि वो करती थी ना, तो मैं मेरे अंदर से ना वो इंस्टिंक्टिवली फियर आने लगा था. तो मैं बहुत डर जाती थी, मैं रोने लगती थी. फिर हर्षा आके काम डाउन करता था. बट लैला वो सच एन इंटेलिजेंट इंट्यूटिव डॉग दैट वो 3 महीने की थी एंड शी अंडरस्टूड कि मेरी इसको डर लगता है. एंड वो मेरे को टाइटली नहीं पकड़ती थी या थोड़ा ध्यान रखती थी. वैभव अगर मेरी लाइफ में लैला नहीं आती ना, I would have become a dog, somebody who was scared of dogs. And मैं और हर्षा आज भी मानते हैं she made us parents first. उसकी पहले हमने वॉमिट साफ की है, उसकी बीमारी में हमने उसको रखा है, उसकी टॉयलेट उड़ा के हमने साफ की है. she first, like उसके पहले you don't know what parenthood, थोड़ा डर ही लगता है. she made us parents and आज भी she is our first born. and Anisha calls her Laila दीदी. Nice, very nice. Good to hear this. Yeah. तो हम बहुत बातें हैं ऋचा जी, बहुत कुछ बात करनी है, लेकिन मैं समय की पाबंदियां हैं तो मैं फटाक से ना आपके साथ कुछ मजेदार क्वेश्चंस कर लेता हूँ. तो अभी तक का सबसे चैलेंजिंग काम, थिएटर, सिनेमा, जो भी आपने किया है अभी तक का, जहां आपको लगा हो ये कैसे होगा? आई थिंक 2 हैं. एक तो था आषाढ़ का एक दिन. मैं बता देता हूँ, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा कृत है, जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा है. एंड उसको वैभव डायरेक्ट कर रहे थे. एंड एक तो पहले उसकी भाषा, बिकॉज आई grew up, like मेरी नानी हिंदी में लिखती थी बट आई वॉज अ प्योर इंग्लिश लिटरेचर पर्सन. तो मेरी नानी का सबसे बड़ा रिग्रेट टिल शी डाइड वॉज कि मैं हिंदी में नहीं पढ़ी, जो मैं थिएटर में आके पढ़ना शुरू किया बाद में. तो एक तो वो लैंग्वेज था, इट वॉज एजिंग ऑन स्क्रीन, ऑन स्टेज, बॉडी लैंग्वेज चेंज करना, उसको पकड़ना. एंड जैसे वो जो एलिमेंट्स आपने डाले थे, थोड़ी कटाक्ष है, थोड़ी सी सार्कास्टिक है, तो वो सब एज अ कैरेक्टर टू डेवलप. एंड ऑन स्टेज तो मैं ऑन स्क्रीन 2-3 बार एज हुई हूँ, लाइक आई एम वेरी ओपन. मुझे कई बार वो पूछते हैं कि आप ऑन स्क्रीन एज होने को तैयार हो, तो जैसे मैंने बंधन बैंक में किया है और 1-2 और शूट्स किए, बट आई हैव एज्ड ऑन स्क्रीन. तो मुझे उन सब चीज़ों से नहीं है, आई वांट अ चैलेंजिंग रोल. तो वो जो आषाढ़ का एक दिन था, दैट वाज challenging in terms of everything, understanding the ethos of the play, जो जिस टाइम पे सेट है, वो लैंग्वेज को पिकअप करना. but it taught me a lot, you know, which I used later. जो सेकंड था वो मेरी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म थी जिसमें मैंने एक नेगेटिव रोल प्ले किया था. क्या नाम था? द कॉन्वर्सेशन, जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स ने बनाई थी. एंड दे अडेप्टेड अ शॉर्ट स्टोरी. इट वाज वेरी वेल डन. एंड उसमें आई वाज अ मर्डरर. ओके. तो मैं बहुत खुश हुई कि किसी ने मुझे, आप इतनी सॉफ्ट और वो मर्डरर. नाइस. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू रोल्स लाइक दिस, यू नो, लाइक सिर्फ वो माँ ही नहीं बनना मुझे, मतलब माँ भी बनना है तो मर्डरर माँ बनना, ऐसा कुछ था. तो उसमें वो लेयरिंग लाना ऑफ रिवेंज, ऑफ यू नो, ऑफ गेटिंग दैट ईवल व्हिच यू नो, व्हिच इज वेरी डिफरेंट एंड फार फ्रॉम हु आई एम. तो वो क्रॉस करना और उसको फिर डिलीवर करना. But it was so exciting. So I think these two. बहुत बढ़िया.
एक कैरेक्टर या रोल जो आपने स्क्रीन पे देखा है और आपको लगा ये आप बेहतर कर सकती थी, ओ मतलब किसी भी फिल्म का कोई किरदार ऐसा जो आपको लगा कि यार इसने भी अच्छा किया है पर मैं अगर करती तो कुछ कमाल होता। स्पॉट क्वेश्चन पूछ लिया मैं। नहीं अब बता दीजिए, अब ठीक है, मतलब चलता है ये तो पॉडकास्ट है तो पार्ट ऑफ पॉडकास्ट। पार्ट ऑफ पॉडकास्ट। ओह गॉड, ये तो मुझे क्या मतलब- ब्रेक लेके हर्षा से पूछ सकते हैं? अच्छा ठीक है। माय गॉड वैभव, तो मुझे सोचना पड़ रहा है। चलिए मैं इस पर लौट के आता हूँ, आप तब तक अपने माइंड में सोचती रहिए, मैं तीसरे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है। आपकी सुकून वाली जगह। ओह मेरी सुकून वाली जगह, मेरा कमरा, मेरी किताब, एक चाय की कप, आय हाय चाय। अकेले और रात का समय। मैंने चाय पे एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, शायद आपने हाँ देखी हाँ हो। हाँ हाँ। तो उसमें था, मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि तलब है, ख्वाहिश है, कसक है, मेरी सांवली से सांवला सा इसक है। तो वो चाय पे था, मतलब था। अच्छा, मटेरियलिस्टिक चीजों में एक चीज जो सबसे ज्यादा आपका मन हो लेने का, जो अभी तक आपके पास नहीं है। वन ऑफ द ब्रांडेड बैग्स, वन ऑफ द ब्रांडेड बैग्स। आई थिंक लाइक लुई Louis वुइटन। मुझे भी देखना उसमें क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया। ये एक एक वर्ड में आपको बताना है कि जिसके साथ अभी आपका काम करने का मन है ऑन स्क्रीन, उसमें से एक एक्टर, एक एक्ट्रेस, एक डायरेक्टर। एक्टर वुड बी राजकुमार राव, ग्रेट ग्रेट एक्टर। एक्ट्रेस वुड बी आलिया भट्ट, नाइस, वेरी नाइस। एंड डायरेक्टर वुड बी संजय लीला आई- भंसाली। संजय लीला भंसाली, अरे बहुत बहुत मतलब ग्रैंडियोर फिल्म होती है उनकी ना, मतलब देख के लगता है कि यार काश मैं भी होता, है ना, वैसा फील और आता है। इवन उनके कैरेक्टर्स बहुत लेयरिंग, बहुत कैरेक्टराइजेशन होता है। कुछ जगह पर उनको लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, ट्रोल भी करते हैं बिकॉज ऑफ द जो उनका बैक, मतलब स्टोरी के बैकग्राउंड को लेकर, बट द वे ही प्रेजेंटेड ना एनी फिल्म, मतलब मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ, लाइक यू। आपकी फेवरेट फिल्म, मतलब बहुत होंगी पर जो आपके दिमाग में आ रही हो अभी कोई ऐसी, चलिए हॉरर में बता दीजिए। ओह हाँ, हॉरर, आई थिंक रात बाय राम गोपाल वर्मा। बहुत बढ़िया फिल्म है, मैं तो आज भी डर जाती हूँ उसे देखकर। हाँ, बहुत अच्छी फिल्म है वो आई थिंक दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। एंड हाँ मेरे को ना बीबीसी प्रोडक्शंस बहुत पसंद है। अच्छा, तो मुझे शर्लक होम्स एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय बीबीसी, जो पुराना वाला है, समझ माय गया। फेवरेट। नाइस नाइस। ये बड़ा, पता नहीं ये क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना चाहिए कि नहीं, पहले ही मैंने आपको थोड़ा सा इमोशनल कर दिया था। माँ की याद जब आती है तो क्या करती हैं? पता नहीं वैभव, आप अब जब आती है तो थोड़ी देर मैं ना कभी कभी फैंटेसाइज करती हूँ कि अगर वो नहीं मरी होती और ज़िंदगी कैसी होती, मैं कैसी होती। थोड़ी देर उस फैंटेसी में बह के फिर मैं माइंड चेंज कर देती हूँ। अच्छा, अब आपको सिर्फ एक वर्ड में बोलना, चाहे इंग्लिश में बोलिए चाहे हिंदी में, आपके ऊपर है। 1 वर्ड फॉर ईच ऑफ दीज ना, बड़ा बड़ा मैंने लिखा है इसको। लैला, लव, मदरहुड, ब्यूटी, हस्बैंड, ट्रू लव। 2 वर्ड्स हो गए। एक्टर ना होती तो क्या होती? बड़ा जेनरिक क्वेश्चन सभी पूछते हैं, आपने बहुत कुछ किया है ना ऋचा जी। मे बी अ राइटर। राइटर, नाइस। ये बड़ा मतलब स्पिरिचुअल सा क्वेश्चन है, मतलब मैं इसको मानता हूँ इसलिए मैंने इसको लिख लिया। क्या आप मानती हैं सब कुछ लिखा है? क्वेश्चन, मतलब हम आज यहाँ बैठे हैं, ये लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब लिखा है या फिर ऐसा कुछ नहीं होता? मुझे लगता है कि आप जो लिखा है उसे बदल सकते हैं। ओके, अगर आप अपने आप को बदलें तो अगर कुछ लिखा भी है तो शायद आप उसे बदल सकते हैं। बढ़िया बढ़िया, विद ब्लेसिंग्स ऑफ हाँ। यूनिवर्स। अब फटाक से रैपिड फायर कर लेते हैं, आप हंसने वाली हैं। आप ये रैपिड फायर नहीं था। ये रैपिड फायर नहीं था, ये भगवान, मेरे हैम्पर इधर उधर हैम्पर आपको मार दूंगा मैं। तो रैपिड फायर राउंड है, लिटरेचर या एक्टिंग? ओह गॉड, आई विल किल यू। लिटरेचर।
लिटरेचर। अरे बाप रे, ये अगला क्वेश्चन और भी डिफिकल्ट है आपके लिए, यार क्योंकि जितना मैं आपको जानता हूँ इसलिए मैंने स्पेशली ये ऑप्शन दोनों रखे, नसीरुद्दीन शाह या अमिताभ बच्चन। ओ वैभव यार, अमिताभ बच्चन। टफ है यार। छोले भटूरे या डोसा? छोले भटूरे। एनी टाइम। हाँ, हॉरर या थ्रिलर? हॉरर थ्रिलर। अच्छा, हॉरर। मैं वैसे तो मैं इंग्लिश लिटरेचर इतना नहीं जानता, पर जितनी मेरी अपनी समझ है, जितना मैंने पढ़ा है, तो उसमें मैंने 2 राइटर्स के नाम लिखे हैं, आपको एक चूज करना है, अगाथा क्रिस्टी या फिर डैन ब्राउन। अगाथा क्रिस्टी। नाइस। दिल्ली या बॉम्बे? अरे नहीं 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 नहीं, काम तो आपको बॉम्बे में मिलता है। मानो डिप्लोमेटिक आंसर दूं क्या? दिल्ली। थिएटर या मूवी? मैंने बोला था ना इसके पहले कि 10 बोर्ड लग रहा है मुझे। नहीं, अब तो एक चूज करना है, क्योंकि थिएटर भी आप करती रहती हैं और सिनेमा में आपको करना ही करना है। मूवी। टैलेंट या लुक? टैलेंट। ठीक है, तो मैं आपको ना, अब आपने सारे आंसर इतने मस्त दिए हैं, स्पेशली लिटरेचर और एक्टिंग वाला, जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लिटरेचर बोलोगी, बट अच्छा, तो गूगल करना आपके नहीं, गूगल नहीं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ओके। एक मिनट। अच्छा, मैं आपका उसका आंसर दे देती हूँ, पहले रुक जाओ। हाँ, तो मैं ये नहीं समझती कि मैं वो रोल कर सकती थी या मैं करना, पर वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं। आई एस्पायर टू बी लाइक हर, और मेरे को जिंदगी में वैसा रोल मिल जाए तो उसके बाद मेरे को एक्टिंग भी छोड़नी पड़े तो मैं छोड़ सकती हूँ, एंड दैट वाज दिल्ली क्राइम, शिफाली शाह। ओह हाँ, इट्स I अमेजिंग रोल एंड शी डिड। she's my idol। मैं Great उनकी actor ना? हर बहुत मूवी बेहतरीन। देखती हूँ, हाँ, एंड दैट्स लाइक हु आई एस्पायर टू बी। बहुत ही, मतलब जिस किरदार का आपने जिक्र किया और जिस सीरीज का जिक्र किया, मतलब मुझे लगता है कि उनको शायद सीरीज को Emmy award अवार्ड मिला मिला था, और क्या परफॉर्मेंस थी। Like she comes on screen and she owns Owns it the screen, हाँ। without saying हाँ। anything। उनकी आलिया भट्ट के साथ भी जो मूवी आई, उनकी वो हाँ, जो थ्री ऑफ अस है, मतलब ग्रेट। तो अब आपके लिए कुछ हेलो रिचा, हम लोग तेरा पीछा कहीं नहीं छोड़ेंगे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ भी आ गए। आज थोड़ी सी लैला मिसिंग है, लेकिन हाय बोलो, हाय। पारी दे दो। ये पारी नहीं देना चाहती, इनका मूड थोड़ा सा ठीक नहीं है। बट रिचा, ऑनेस्टली वी वांट टू से वन थिंग, दैट थैंक्स फॉर बीइंग द सॉलिड रॉक फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक्स फॉर टेकिंग द अमेजिंग स्टेप ऑफ stepping down from such a wonderful job just so that you could take care of this small tiny tot, and thanks for being there for all of us. मैं पापा, मम्मी पापा, अन्यायशा, नैनू, and we are so happy that you're finally doing what you want to do. More power to you, go girl. पारी कर लो, अब तो कर दो। या बेबी पारी नहीं करना चाहती? ठीक है? Thank you so much. Bye bye. my god, वैभव, oh shit। सो आई थिंक ऋचा जी, थैंक यू सो मच, आप आई, आपने समय निकाला और ट्रैवल करके आप यहाँ आई, और मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव इस पॉडकास्ट को लेकर, स्पेशली इस पॉडकास्ट में, मतलब जिसको मैं नाम शायद दूंगा पॉडकास्ट विद कथावाचक, और इसकी जो सीरीज़, मतलब ये जिस पे हम, जो पहला एपिसोड मैंने आपके साथ शूट किया है, हसल एंड हार्ट करके, मैंने इसका नाम रखा है। हसल मतलब हिंदी, शुद्ध हिंदी में जाए ना तो उसको उधम बोलते हैं, और हार्ट मतलब दिल। तो जो उधम भरी ज़िंदगी में अपने दिल को फॉलो कर रहा है, अब जैसे लोग, जैसे जो सपनों की तरफ भाग रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि बहुत 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 तरक्की आप लोग पाएँ, और जितना कुछ हो सकता है, ताकि एक दिन मैं भी थिएटर स्क्रीन पे ना, बड़े पर्दे पे, इधर शेफाली शाह खड़ी हो, उधर आप खड़े हो, और अब मैं कहूँ कि तो थैंक यू सो दिल से मच। दूँ आपको, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वैभव, थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, एंड आपसे इस जर्नी को देख के आई लर्न सो मच। मैंने आपको बार बार कहा है, एंड आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बिकम्स द बेस्ट पॉडकास्ट एवर। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। तो दोस्तों, थैंक यू, आपने इतना समय देंगे, प्लीज़ देखिएगा इस पॉडकास्ट को। एक जर्नी है किसी की, और ये जर्नी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा होगा जिसमें वो अपने जीवन को जी रहे हैं,
अपनी फैमिली को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, लेकिन एक अंदर सपना है जो उन्हें पूरा करना है। और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अपने सपनों को ज़िंदा रखना, क्योंकि पाश ने कहा है कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो सपनों को मत छोड़िए। दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल है, फाइट है, करते रहिए और सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। और यूट्यूब पर आपको ये देखने को मिलेगा। सो आप कथावाचक_वैभव_मिश्रा जाकर आप यूट्यूब पर इस पॉडकास्ट को चेक कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम, और प्लीज़ वो क्या कहते हैं, सब्सक्राइब और लाइक वाइक कर लीजिएगा, ताकि आगे और मैं इस तरीके के पॉडकास्ट ऐसे लोगों के साथ बना सकूं जो एक मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्होंने बहुत काम किया है, पर आप जब उनका काम देखोगे तभी वो और ऊपर उठ पाएंगे। तो हाँ, और इंस्टाग्राम पे कथा_वाचक है, उसको प्लीज़ फॉलो कर लेना, है ना, मतलब अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।